कैसे पॉसिबल है कि रमाकांत पांडा साहब ने 30,000 लोगों के दिल खोले? एक दिन में मैक्सिमम कितनी सर्जरी की आपने? 8-9 किया। अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? हर रोज सुबह जब हम या टीवी ऑन करते हैं हमें सुनाई पड़ता है ये बड़ा सेलिब्रिटी ये दिल के दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। पोस्ट कोविड दिल के दौरे पड़ने ज्यादा क्यों हो गए हैं? 30 साल पहले मेरे को साल में एक पेशेंट देखूंगा जो 30 साल से कम उम्र का है। आजकल रोज देखता हूँ। ये कोविड के बाद में ज्यादा नहीं हुआ। क्या बदला है जिसकी वजह से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है? सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हमारा टीचर लोग हम बोलते थे कि ये जो हार्ट का बीमारी है वेस्टर्न लोगों का है, भारतीय लोगों का नहीं होता है हार्ट का बीमारी। लेकिन 40 साल के अंदर उल्टा हो गया। अगर दादाजी और पिताजी को हार्ट की बीमारियां थी तो उसके बच्चे को सामान्य बच्चों से कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? पिताजी या माताजी का हार्ट दिल का बीमारी है, बच्चों को 10 साल पहले हो जाता है। क्यों होती हैं हृदय की बीमारियां? डायबिटीज ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट बोलते हैं। वो 10-15-20 साल तक अंदर अंदर सारा शरीर को डैमेज कर देता है। उसके बाद बीमारी पता चलता है। या तीसरा जो तम्बाकू यूज। क्या खाना खाएं कि हमारा दिल जो है वो एकदम खुश रहे? सबसे बेस्ट है वेजिटेरियन, लेकिन सबसे गलत टाइप का वेजिटेरियन खाना खाते हैं। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। कई लोग बार बार थक जाते हैं, ये भी हृदय रोग का लक्षण है? देखो है। 12-1 बजे सोना और 10 बजे से सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना, क्या डिफरेंस है इन दोनों? बंदर से हम आदमी बने। हम तो शाम को सो जाते थे, तो जैसे अंधेरा हुआ सो जाते थे, जैसे लाइट आया उठ के काम करते थे। शरीर भी ऐसे रिदम है उसका अपना। सो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है उसे साइलेंट अटैक से कैसे बचना चाहिए? 90% टाइम्स आप लाइफस्टाइल चेंज किया तो डायबिटीज को पूरा क्योर कर सकते हो। हार्ट अटैक की जो सर केसेस होते हैं उसके लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग कैसे आते हैं? महिलाओं में थोड़ा कम रहता है सिम्टम्स। डॉक्टर लोग भी महिला के हार्ट बीमारी को सही तरह से इलाज नहीं करते। सर्दियों में ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं सर? सर्दियों आने ज्यादा कितनी शुगर कंज्यूम कर लें जिससे हम हार्ट को डैमेज ना करें? आपका तंबाकू जितना खराब है शुगर उतना खराब है। हार्ट के रोगों का निदान के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने चाहिए? तो सबका है कि करते हैं पहले एक ईसीजी करके देख लेते हैं, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। हार्ट के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है सर? दूसरे का हार्ट बीमारी होने वाला, मेरे को नहीं होने वाला। कई लोग होते हैं जिनका बीपी हाई नहीं होता है बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करें तो हाई हो जाता है। लड़का लड़की के बीच में टूट गया, दिल टूट गया, स्ट्रेस ले लिया तो हार्ट डैमेज हो सकता है। उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। शरीर में भले झुर्रियां आ जाए लेकिन दिल में झुर्रियां ना आए तो क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना चाहता था। गलत वीडियो सब बहुत वायरल जाता है। डेली रूटीन में कौन कौन सी चीजें अपनाएं जिससे दिल स्वस्थ रहे? बोलते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगला पॉडकास्ट हमारा आप खड़े करेंगे, वो अच्छा रहेगा। शायरों ने, आशिकों ने, गीतकारों ने, संगीतकारों ने दिल पर बहुत सारे शेरो शायरियां की, बहुत सारे गाने बनाए, दिल जोड़ने और दिल टूटने की कहानियां सुनाई। लेकिन ये रियल की दुनिया थी। रियल दुनिया में दिल जोड़ने टूटने से ज्यादा जरूरी है दिल को सुरक्षित रखना, दिल को मजबूत रखना, दिल की लंबी उम्र सुनिश्चित करना। और ये उन्होंने नहीं बताया। इसीलिए ये रियल की दुनिया से नहीं, रियल की दुनिया वालों से पूछना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत पांडा, वर्ल्ड नंबर 1 कार्डिक सर्जन और चेयरमैन है एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्ते। ये सही कहा मैंने सर, वर्ल्ड नंबर 1 कार्डिक सर्जन? आपका कहना है तो बहुत है, थैंक यू। मेरे साइड से बहुत थैंक यू उसके लिए। ये सवाल मुझे हमेशा रोमांचित करता है कि मैं अपनी जिंदगी में शायद 30,000 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ, आपने 30,000 लोगों के दिल खोलकर सिल दिए। पूरा अच्छी तरह दिल खोल कर अच्छी तरह देख लिया अंदर। 30,000 बहुत बड़ा नंबर है सर। हाँ जी। I mean, कैसे पॉसिबल है 30,000 की संख्या? कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि रमाकांत पांडा साहब ने 30,000 लोगों के दिल खोले, लोग यकीन नहीं कर पाते। एक दिन में मैक्सिमम कितनी सर्जरी की आपने? मैक्सिमम मैं 8-9 किया हूँ एक दिन में? एक दिन में। अब 30 साल से ज्यादा हो गया ऑपरेशन कर रहा हूँ। Okay. सब मिला के जब ट्रेनिंग से शुरू किया तो 40 साल हो गया। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, हजारों ऑपरेशन साल में तो बहुत रूटीनली। जब पहले थोड़ा उम्र कम था तो उस पर 8-9 साल ऑपरेशन करता था। अभी क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहा है तो उसमें से ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा कम नंबर करता है, 4-5 सर्जरी। वो कैलकुलेट कर लिए 1,000 तो मिनिमम होता है, तो 30,000 से ऊपर हो गया अभी। माय गुडनेस, माय गुडनेस। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था 99% से ऊपर आपका सक्सेसफुल रेट है। हाँ, कार्डिक सर्जरी को लेकर, रीडो सर्जरीज को लेकर, हाई रिस्क सर्जरीज को लेकर। हाँ जी। सबसे टफ क्या होता है? सबसे ज्यादा केसेस कहां पर आते हैं? जो दूसरा बार ऑपरेशन करना पड़ता है,
क्या तीसरा चौथा बार हार्ट का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन करना पड़ता है, और जिसमें दिल का बहुत सारे 3-4 बीमारी का एक साथ ऑपरेशन करना पड़ता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की जो सर थीम है वो है एवरी बीट मैटर्स। यस, हाँ जी। क्या मायने हैं और ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कोई भी आदमी, ये जब तक दिल 1 सेकंड भी काम नहीं किया तो आदमी जिंदा नहीं रहता है। तो इसलिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका दिल का हर बीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर बीटिंग को आप उसको अच्छी तरह सुरक्षित करिए। दिल को हर सेकंड, हर पल अच्छी तरह सुरक्षित करिए, क्योंकि आपका जिंदगी बहुत ज़्यादा दिन, लंबा उम्र हो सके। तो इसीलिए इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है कि बाबा अपना दिल का सुरक्षित करो। भारत में कितने लोग हैं जो हर साल दिल की बीमारियों से मर जाते हैं? ये आप बताएंगे जितना टोटल हमारा डेथ होता है, हार्ट और कार्डियोवास्कुलर जो बोलते हैं, मिनिमम 25%, और उसके ब्रेन का मिला दिया तो 35% डेथ। जितना डेथ होता है, सारा आदमी मर जाते हैं सारा दुनिया में, 35%, 33 से 35% दिल और ब्रेन मिला के, और दिल का पकड़ेंगे तो 20% से ज़्यादा खाली दिल के बीमारी की वजह से मरते हैं। आप देखेंगे बाकी बहुत सारी बीमारियाँ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कैंसर, उसमें मोर देन 15% में गुजर जाते हैं। दिल और कैंसर मिला दिया तो मोर देन 50%, और दिल और ब्रेन का मिला के 35%, मतलब हर तीन आदमी जो गुजर जाते हैं, एक आदमी दिल के या ब्रेन के वजह से जाता है, और दोनों का जुड़ा हुआ है। दोनों का जो बीमारी वही लाइफस्टाइल की वजह से होता है। एक को प्रोटेक्ट किया तो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए 35%, 1 in 3 लोग जो गुजर जाते हैं, दिल को अच्छी तरह संभाला तो फिर वो उसके वजह से नहीं जाएंगे। हर रोज सुबह जब हम सर अखबार खोलते हैं या टीवी ऑन करते हैं, हमें सुनाई पड़ता है ये बड़ा सेलिब्रिटी, ये दिल के दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। yes. किसी की 40 साल में मौत हुई, किसी की 45 साल में मौत हुई। नए नए हीरो हीरोइन जो हैं उनकी भी मौत हो रही है। आम लोग कई बार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और गिर जाते हैं तो उन्हें डेथ होती है। पोस्ट कोविड खासतौर पर यह सवाल पूछ रहा हूं मैं, दिल के दौरे पड़ने ज्यादा क्यों हो गए हैं? अभी मैं जब इंडिया में, अभी मैं हार्ट सर्जरी का जो प्रैक्टिस किया 30 साल से ज़्यादा हो गया। 30 साल पहले मेरे को साल में एक पेशेंट देखूंगा जो 30 साल से कम उम्र का है। आजकल रोज़ देखता हूँ। ये कोविड के बाद में ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें कोविड के बारे में और दिल के बारे में काफ़ी बहुत सारे रिसर्च हुआ है। इंडिया ICMR रिसर्च किया है, बाहर भी हुआ है। अभी कोई कोरिलेशन, लॉन्ग टर्म कोरिलेशन कुछ नहीं है। जो इमीडिएटली कोविड के टाइम पे जो होता है, उस टाइम 1-2 महीना 3 महीना तक हार्ट बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह होने की चांस ज़्यादा रहता है। बहुत तरीके का हार्ट अटैक, हार्ट मसल वीकनेस हो जाता है, वो सब है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कोविड का इफेक्ट नहीं है, ये अभी ज़्यादातर लोगों को, ये जो सोशल मीडिया पीपल हैव बिकम वेरी कॉन्शियस अभी आजकल हार्ट के बीमारी के बारे में। नंबर 2, मोर इम्पोर्टेंट, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज मैं देख रहा हूँ, उसके वजह से बहुत कम उम्र का लोग आते हैं। लास्ट वीक 2 पेशेंट मेरे आए। एक 22 साल का लड़के को मैं ऑपरेशन किया हूँ, 6 बाईपास उसका किया हूँ। एक 21 साल का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा है चेन्नई में, उसको हार्ट अटैक आया। तो ये कभी नहीं था। ये सारे चीज़ लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। 22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के। तो जो आपने कहा कि आज से 30 साल पहले आपको 30 साल के नीचे एक बच्चा या 1-2 लोग यंगस्टर सुनाई पड़ते थे, साल में एक बार। हाँ। आज रोज एक बार सुनाई पड़ रही है। क्या बदला है जिसकी वजह से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है? सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। नंबर 1 तो हमारा जो एक्सरसाइज वगैरह जो हम करते थे, आजकल किसके पास टाइम नहीं है। सबके पास मोबाइल है, टीवी है, वो स्क्रीन टाइम हम बोलते हैं। स्क्रीन देखो, नहीं तो रात भर नेटफ्लिक्स देखो, गेम खेलो। एक तो एक्सरसाइज पूरा बंद हो गया। नंबर 2, हमारा जो खाने पीने का पद्धति पूरा बदल गया। 30-40 साल पहले देखेंगे इंडिया में, हमारा जो भारतवर्ष में, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, मेडिकल कॉलेज 40-45 साल पहले, हमारा टीचर लोग हम बोलते थे कि ये जो हार्ट का बीमारी ये वेस्टर्न लोगों का है, भारतीय लोगों का नहीं होता है हार्ट का बीमारी, हमारा प्रोटेक्शन है। लेकिन 40 साल के अंदर उल्टा हो गया। अभी सबसे दुनिया में ज़्यादातर दिल का बीमारी हमारा इंडिया में होता है। सारा लाइफस्टाइल हो गया उसमें। जैसे बताया, जो एक तो एक्सरसाइज वगैरह पूरा बंद हो गया। हम जब खेलते थे रोज़ सब कुछ, उधर क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन ये सब खेलते थे, सब बंद हो गया। सबका अपना कंप्यूटर और मोबाइल बैठ के काम करो और खेलो उसके साथ। खाने पीने पूरा बदल गया। पहले तो सब नेचुरल चीज़
खाना खाते थे। बाजार जो आपका खेती में बनता था उसको लाके बनाओ, उसको खाओ, वो सबसे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है। आजकल तो किसके पास टाइम नहीं, फटाफट तो रेडीमेड खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा, नहीं तो रेडीमेड पैकेट है, उसको लाके गर्म करके खाना खा के काम करो। तीसरा चीज़ हो गया जो आजकल कम से कम लास्ट 5-10 साल में उसका ज़्यादातर पता चला कि सोने का बहुत शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि शरीर को भी अपना रिपेयर चाहिए। आप जैसे गाड़ी का रिपेयर कर दो, गाड़ी 24 घंटा चलाओगे तो गाड़ी गर्म होकर बंद होने वाला है। तो दिल भी ऐसा है, शरीर भी ऐसा है, तो उसको भी रेस्ट चाहिए और उसको 8 घंटा रोज रेस्ट चाहिए, सोने का है, और रात को 10 बजे से पहले सोना है। ये हो गया चौथा हुआ जो स्ट्रेस। बहुत सारे आजकल देखेंगे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। ये चारों चीज़ जो लाइफस्टाइल के चेंज की वजह से इतना कम उम्र में सब शुरू हो गया है। मैं तो कभी नहीं देखा था 30 साल पहले, 30 साल की उम्र कोई आएगा तो मैं बोला नहीं दूसरा कुछ होगा, चेक कर लो। अभी मेरे को 15 साल का 18 साल का कोई पेशेंट मरीज आता है, बोलता है दर्द होता है, तो उसको थोड़ा हम चेक करते हैं कोई ब्लॉकेज तो ना हो। ये कितना परेशान करने वाला ये आप आने वाले टाइम में, और क्योंकि अगर आज ये हाल है तो आज से 20 साल बाद तो और परेशान होने वाला है। लेकिन एक अच्छा है, ये दिखा गया है कि आप प्रॉपर अपना शरीर का देखभाल करोगे, वो बीमारी कम हो जाएगा, जिसका हुआ भी कम हो जाएगा, और आम जनता भी अपना केयर लेंगे तो पूरा बीमारी कम हो जाएगा। जैसे दिखाया गया कि अमेरिका में अभी फिर बढ़ गया है, लेकिन 1997 से 2006 के 10 साल के बीच में बहुत उधर देश में और जो मीडिया, पब्लिक, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बहुत कोशिश किया, तो 10 साल के अंदर उनका 26% दिल का बीमारी कम हो गया, लोग जब केयरफुल रहे। तो भारतवर्ष में भी हम जैसे केयर लेंगे तो हमारे दिल का बीमारी कम होने की चांस बहुत ज़्यादा है। स्पेशल यंगस्टर को बोलूँगा कि बाबा अभी से देखभाल करो, नहीं तो क्योंकि ये जो दिल के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, ये जो बीमारी होता है, ये 9-10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, 40-50 साल के बाद दिखाई देगा, लेकिन उसी उम्र से शुरू होता है। तो इसीलिए बचपन से ही तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? सबसे नंबर 1 तो मैं बताऊंगा, दिल के लिए सबसे बेस्ट इलाज है एक्सरसाइज। सब बच्चों को बोलोगे बाबा कंप्यूटर मोबाइल छोड़ के थोड़ा एटलीस्ट आधा घंटा आप खेलो, जाके जो भी खेल कूद करना है उधर, तो आपको क्रिकेट खेलना है या टेनिस या वॉलीबॉल या कुछ भी, बास्केटबॉल, जो भी खेल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा सुबह खेलो। और सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कॉलेज स्कूल में बताऊंगी, ये आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा टाइम के हमारा एक पीटी था, फिजिकल एक्सरसाइज एक क्लास था, आधा घंटा आपको भागना करना पड़ता है। ये तो मैं जो पॉलिसी मेकर और स्कूल वाले को बोलूँगा कि आधा घंटा बच्चों को अच्छी तरह कसरत कराओ रोज, वो सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 2 खाने पीने का, ये जो स्पेशल बच्चों को उनका फैमिली माँ बाप को बताऊँगा, वह खाने पीने का जो हमारा बुजुर्ग लोग जो खाते थे, नेचुरल खाना खाते थे। नेचुरल मतलब जो आपका खेती में बना है उसको लाके बनाओ, उसको खाओ, वो दिल का बीमारी होने की चांस बहुत कम है। जैसे आप देखोगे हमारा जो बुजुर्ग लोग बाजरा, जवार, रागी खाते थे। गेहूं तो आया ब्रिटिशर लेके आए, उससे पहले तो था ही नहीं इंडिया में। बाजरा, जवार, रागी जो बिलेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो हमारा जो हजम शरीर में होता है बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप देखोगे उसको खाओगे तो भूख नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे वो शरीर के अंदर डाइजेशन होता है। इसलिए आपका जो शुगर लेवल धीरे धीरे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको डायबिटीज़ होने वाला नहीं है। दूसरा है, हम जो चावल खाते थे वो ब्राउन राइस खाते, जो पार बॉइल बोलते थे, पहले बार 2 बार उसको कुक करके फिर उसका बनाते थे। उसमें क्या होता है ना, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, जिसको ब्राउन राइस या पार बॉइल राइस, हमारे बुजुर्ग लोग उसका खाते थे। तीसरा वो हमारा मिठाई, शुगर सबसे डेंजरस, और एक तम्बाकू है। तम्बाकू और शुगर के बीच में कोई फर्क नहीं है। और 100 साल के अंदर जो हमारा देखेंगे तो पीढ़ी 2-3 पीढ़ी के पहले जो 1 महीने में जितना मिठाई खाते थे, आजकल हम 1 दिन में उतना खाते हैं। तो मिठाई जो लेते हैं वो सबसे डेंजरस है शरीर के, आपका तम्बाकू के तहत। तो चौथा हुआ अक्सर तम्बाकू बहुत बढ़ गया, स्पेशल बच्चों लोगों का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा कि 21 साल का बच्चा, वो ऐसे ही रात भर इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्सरसाइज बंद, नेटफ्लिक्स देखो, रात में गेम खेलो। सारे बच्चे लोग स्मोकिंग, वेपिंग करते हैं, सबका एक भी स्मोकिंग किया तो दूसरे को स्मोकिंग होता है। तो ये जो बताया, नंबर 1 एक्सरसाइज करो, नंबर खाने पीने का जो नेचुरल जो बनता है, बाजार में मत खाओ, जो खेती में बनता है जैसे उसको बनाओ। और मीठा पीठा पूरा बंद, तेल घी जितना कम, मैक्सिमम 25-30 ml पर डे,
और घी जो है, घी भी अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच घी, वो भी जो घर का बना हुआ घी, बाजार का वाला नहीं है, जो हम कल्चर्ड घी बोलते हैं। पहले आप देखेंगे तो आप दही बनाते थे, उधर से घी निकाल के बनाते, वो शरीर के लिए अच्छा है। आजकल देखोगे जितना कमर्शियल है सारा दूध से बनाते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो इंडियन जो देसी गाय है उसका जो घी अच्छा है, वो 5-10 ml, मतलब 1-2 चम्मच ठीक है। और उसके साथ जितना नेचुरल खाना लेने का। चौथा जो बताया, 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, और रात को 10 बजे से पहले सोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ रेगुलर योगा जो करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और ये चीज़ आप करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने का सही तरह से करेंगे, योगा करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी बहुत कम हो जाएगा। ओके लेकिन ये तो आपने बताया कि कैसे ठीक करें। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल तो आज बदली है, लेकिन हृदय रोग जो होते हैं, हार्ट डिसीज, इनके रूट कॉज क्या होते हैं? क्यों होते हैं हृदय की बीमारियां, जो पुराने जमाने में भी हो रही थी, पहले अमेरिका में ज्यादा हो रही थी, अब इंडिया में ज्यादा हो रही है? नंबर पहले तो था, लेकिन जो सबसे मेन कारण क्या होता है? मेन कारण कुछ है। नंबर 1 हमारा जो डायबिटीज से होता है, डायबिटीज जिसका रहता है उसको दिल का बीमार होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर 2 रहा आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज़, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें मरीज को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब केयरलेस रहते हैं। वो 10-15-20 साल तक अंदर सारा शरीर को डैमेज कर देता है, उसके बाद बीमारी पता चलता है। सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरा जो तम्बाकू यूज बहुत बढ़ गया है अभी। चौथा हो जो फैमिली हिस्ट्री, जिसका फैमिली में हार्ट डिजीज है तो उनको होने की चांस बहुत ज़्यादा है। और 5वां रहा जो हाई कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है। छठा हुआ आपका जो ओबेसिटी, ओवरवेट। एंड 7th इज स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। ये सब मेन कारण है। स्ट्रेस कितना हार्ट डिसीज की तरफ रिफ्लेक्ट करता है सर? देखिए, स्ट्रेस तनाव के चलते, क्योंकि तनाव के चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बाल झड़ना, चेहरे पे असर आना, जल्दी बुढ़ा होना, लेकिन तनाव के चलते हार्ट अटैक भी होता है। बहुत होता है। स्ट्रेस तो लाइफ के साथ स्ट्रेस तो होता है कभी कल, लेकिन जब तक वो स्ट्रेस कभी कल हुआ, आपने उसको भूल गया, अपना लाइफ ठीक तरह से लिया तो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो कंटिन्यू स्ट्रेस रहता है उसमें सारा शरीर में डैमेज होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस रहता है शरीर के अंदर कुछ, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कुछ एड्रेनालिन, कोर्टिसोल वगैरह होता है। उसका काम है कि वो आपका खून जाने वाला जो नस है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसको पूरा कंस्ट्रिक्ट कर देता है। उसमें धीरे धीरे वो आपका आर्टरी पूरा हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके साथ का आपका जो खून जाने वाला नली के अंदर एक लाइनिंग है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, भगवान ने बनाया, क्योंकि खून कभी थोड़ा बाहर आ गया देखें तो खून जम जाता है, तो शरीर के अंदर न जमे, क्लॉट न हो, हार्ट अटैक न हो, इसलिए उसका वो लाइनिंग एक अच्छा, जैसे गाड़ी में आपका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड देते हैं ना, इसीलिए वो आर्टरी के अंदर एक लुब्रिकेटिंग लेयर है। वो ये स्ट्रेस लिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा, डायबिटीज़ रहा, तो उसके वजह से वो डैमेज हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे वो ज़्यादा वो डैमेज हो जाएगा अंदर का लाइनिंग। वो डैमेज हो गया तो फिर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा, और क्लॉट होने के चांस है। तो इसलिए स्ट्रेस आपका बहुत सारे कारण से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर करेगा, उसके साथ का अंदर का जो है लाइनिंग डैमेज करता है, तो उसके वजह से हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लॉक होकर हार्ट अटैक होने के चांस। बट ये तो हमारे यहाँ कॉमन सिम्टम है कि इंसान मोटा होता है, सोता कम है, सोचता ज़्यादा है, उल्टा सीधा खाता है। ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसके वजह से 40 साल के अंदर पूरा उलट गया देश में। बिल्कुल हार्ट बीमारी बहुत कम था, हमारा दुनिया में सबसे कम हार्ट बीमारी था, अभी सबसे ज़्यादा हो गया उसके वजह से। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत। ये 10 मॉडर्न साइंस जो है 10-15 साल पहले उसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन अभी पर देखा गया कि बहुत सारे स्टडीज है कि नींद शरीर के लिए, सारा दिल का बीमारी नहीं, सारा बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बताया, गाड़ी को आपको 24 घंटा कंटिन्यूस चलाओ, गाड़ी बंद होने वाला है गर्म होकर, तो शरीर भी कंटिन्यूस चलाओगे तो ऐसे होने वाला है, क्योंकि रात को शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को अपना रिकवरी के लिए। आजकल तो गाड़ी भी लिख के देता है कि टेक अ ब्रेक, टेक ए ब्रेक, एग्जैक्टली। तो यही हार्ट का बीमारी होता है ना, वो वार्निंग देता है, आपका गाड़ी के तो वार्निंग देता है, बट प्लीज़ टेक ए ब्रेक, अभी टाइम हो गया, जल्दी ब्रेक लेके थोड़ा दिल को संभालो। तो वो बहुत ज़रूरी है। 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कितना बजे, वही 8 घंटा आप 8-9 बजे या 10 बजे सोना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास सर ये समझाओ, मेरे को जानना है। जैसे 2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल ये है कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टीवी में काम करके आया, आमतौर पर मुझे लेट हो जाता है, 11-12 बज गया। अब 12-1 बजे सोना
वहां से मैं 6 घंटे की नींद ले रहा हूं, 7 घंटे की नींद ले रहा हूं सुबह देर तक, और 10 बजे से सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना जैसे आप और अक्षय कुमार करते हो, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये आपको 10 बजे से पहले सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज और वही सोना आप रात 3 बजे 4 बजे 8 घंटा भी सो, वो शरीर के लिए खराब है। क्योंकि आप देखेंगे जो अभी 200 साल तक सिर्फ लाइट आया, 200 साल पहले लाइट नहीं था। हजारों साल लाखों साल हो गए जब से हम बंदर से हम आदमी बने। हम तो शाम को सो जाते थे, कोई भी रात को जैसे शाम को जैसे अंधेरा हुआ सो जाते थे, जैसे लाइट आया उठ के काम करते थे। तो शरीर भी ऐसे भी उसका अंदर एक सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, शरीर भी ऐसे रिदम है उसका, अपना उसका टाइम है, तो उसके मुताबिक आपको सोना बहुत जरूरी है। और वो टाइम छोड़ दिया आपका तो फिर आपका अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल सब बढ़ जाता है। वो 8 घंटा सोएंगे भी, वो 8 घंटा नींद अच्छा नहीं होगा। इवन नींद अच्छा हुआ लेकिन शरीर का रिपेयर सही टाइम से नहीं हुआ, तो इसीलिए बहुत खराब है। बट मान लीजिए मैं अपने कमरे में सारे पर्दे डार्क लगवा लेता हूँ कि एकदम अंधेरा करके सो गया, तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा? तो नहीं, क्योंकि अंदर का बॉडी वो समझता नहीं कि आप 10 बजे आप अंधेरा करके रात 3 बजे सो रहे हो। शरीर को चाहिए मेरे को 10 बजे मेरा गाड़ी बंद होना चाहिए। 10 बजे बाद रात 3 बजे तक गाड़ी को चलाओगे तो फिर शरीर बोलेगा नहीं 8 घंटा रेस्ट लो, फिर भी मेरे को उतना रिपेयर नहीं हो पाएगा। बट मॉडर्न एज में तो मैं 60-70% लोग जानता हूँ जो 3 बजे के आसपास ही सोना शुरू करते हैं। मतलब 1 बजे के बाद तो उनको लगता है दिन है। हाँ। 1 बजे के बाद धीरे धीरे माहौल बनता है, 2-3 कभी 4 हम सोते हैं और फिर सुबह 10-11 बजे उठ के अपनी जिंदगी में लगते हैं। इसीलिए इतना तो इनका क्या असर हो, फिर ये अपनी लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें? मान लीजिए कोई, अच्छा चलिए कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, यस, तो वो अपना दिल कैसे सेव करे? जो नाइट ड्यूटी उनको मैं एडवाइस करता हूँ, बाबा कंटिन्यू नाइट ड्यूटी मत करो, उसको लाइफस्टाइल चेंज करो, ड्यूटी अपना ये जो जॉब चेंज करो। जो इसलिए हम एडवाइस करते हैं बाबा, इवन एम्प्लॉयर को एडवाइस करते हैं बाबा कंटिन्यूसली किसको मत दो, उनको साइकिल में करने दो। तो एटलीस्ट 1 in 4 days और 1 in 7 days यू डू, तो उससे एक दिन नहीं हुआ, ये शरीर के लिए खराब है। लेकिन ये मॉडर्न लाइफस्टाइल तो मॉडर्न आपको सोसाइटी को चलाना पड़ेगा, इंडस्ट्री चलाना पड़ेगा, उसको बंद नहीं हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल हुआ, हाँ डॉक्टर लोग तो काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप रेस्ट मिलता है। 3-4 दिन और 7 दिन आपको रेगुलर टाइम पे सोते हो। तो एज मच एज पॉसिबल रेगुलर टाइम में सोना बहुत जरूरी है। उसके साथ बाकी चीज करेंगे तो 1-2 दिन बीच में नहीं सो पाया तो ठीक है, चलता है। तो मैं इसको और नए तरीके से फ्रेम करता हूँ। हाँ जी, दिल के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है? अस्वस्थ खान पान, उल्टा सीधा खाना पीना, शराब, सिगरेट, चीनी, या स्ट्रेस और सही नींद पूरी ना करना? चारों सबसे खराब है, लेकिन ऑर्डर वाइज तम्बाकू, स्वीट्स, खाने पीने का, एक्सरसाइज नहीं करना और सोना। ओके। और सोने के साथ आप ऐसे कर सकते हैं, जो मैं फैन बिलीव करता हूँ। आप अच्छी तरह, सपोज आपको टाइम नहीं मिला सोने के, 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोया, तो आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, जिसको योगा निद्रा बोलते हैं। वो किया तो इक्विवेलेंट टू 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप। तो एटलीस्ट आपका जो शरीर का जो रेस्ट चाहिए, जो रिपेयर चाहिए, आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहेगा। तो थोड़ा जिस दिन आपको टाइम नहीं मिला सोने के लिए, प्लीज आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, वो आपको इक्विवेलेंट टू सोने का। अब मेरे को फिर एक सवाल आया। Yes. आपने लालू जी की सर्जरी की, हाँ जी, आपने मनमोहन जी की सर्जरी की, हाँ जी, अभी मोदी जी को लेके कहते हैं वो 4 घंटा सोते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप तो सारे नेताओं में रहते हो, 4 घंटा सोकर वो इतने स्वस्थ कैसे हैं और इतने एनर्जेटिक कैसे फिर? आई थिंक 2 घंटा योगा करते होंगे जरूर, तो 2 घंटा योगा 4 घंटा सोने के साथ इक्विवेलेंट है। बट इज इट पॉसिबल 4 घंटा सोकर कोई इतना एक्टिव, इतना फ्रेश रह सकता है? क्योंकि जितने भी डॉक्टर से मिला हूं मैं, सभी कहते हैं कि 7 घंटा सोना चाहिए। हाँ और उनके जो टीम वाले हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात करते हैं, कहते हैं वो 4 घंटे ही सोते हैं या 5 घंटे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर आई थिंक योगा करते हैं, वो सबसे योगा का सबसे नंबर 1 वो उनका सपोर्टर है। और वो जो योगा आप 1 घंटा भी करोगे इक्विवेलेंट टू 3-4 घंटे का सोने का। वो भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया कि आप 1 घंटा अच्छी तरह योगा करोगे, वो 3-4 घंटे सोने के साथ ही है, इक्विवेलेंट है। कौन सा योगा में? तो हठ योगा है, उसके साथ मेडिटेशन है, एक जो बोलते हैं सब निद्रा होता है, एक योगा निद्रा बोलते हैं। योगा निद्रा मैं तो सबको एडवाइस कर रहा हूँ योगा निद्रा करने के लिए, क्योंकि स्पेशली सोने से पहले, सोने के बाद वो 1 घंटा योगा निद्रा, आधा घंटा भी किया इक्विवेलेंट टू 1-2 घंटे के सोने के लिए। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? कैसे, जैसे मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, हाँ जी, क्या ऐसे सिम्टम दिखे कि मुझे लगे कि अब मुझे अपने हार्ट को लेकर स्पेशल अटेंशन देना है?
अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को पता कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों को जो तकलीफ होता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल काम किया, जिसके कि एक्सरसाइज कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, लेकर मेंटल स्ट्रेस ले लिया, उस टाइम क्या आता है, हार्ट को ज़्यादा बीट काम करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा खून चाहिए। उस टाइम दर्द होता है। यूजुअल जो टिपिकल दर्द होता है, जैसे छाती का बाएं साइड्स में होता है, जैसे जोर से कोई पत्थर आपका छाती को दबाया है, कॉमन होता है उधर से जाके आपका बाएं हाथ में जाता है अंगूठा तक, वो एक वेरी टिपिकल पेन। समटाइम्स आपका ये दांत के तरह जाता है, जॉ में जाता है, समटाइम्स एसिडिटी होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, जैसे जोर से पत्थर देकर आपको दबाया, जैसे आपने रेस्ट ले लिया, वो दर्द चला गया, वो टिपिकल पेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30-40% लोगों का नहीं होता, उनका एटिपिकल पेन बोलते हैं, मतलब और दूसरे जगह होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। लोग पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होता है, बर्पिंग होता है, वो फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके 2-4 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। समटाइम्स आपका घुटने में दर्द होता है, तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है। तो स्पेशली जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया ये सब चीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टबाको, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, उनको एडवाइस करूँगा ये सब चीज़ है तो पहले चेक करो हार्ट के लिए हो सकता है क्या। उसके बाद भी 20-30% कुछ बिल्कुल तकलीफ नहीं होता, जो उसको साइलेंट स्कीमा बोलते हैं। स्पेशल इसका डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है तो आपका नर्व डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं होता। लेकिन 60-70% लोगों को टिपिकल जो पेन होता है। नहीं तो जैसे ये आपके दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, अब ये तो साधारण लक्षण है, पेट में दर्द होना अक्सर लोगों को होता रहता है। तो कब हमें हार्ट को लेके सीरियस होना, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? और कभी मानेंगे गैस बन गई है या कुछ अलग दर्द है, थोड़ी देर में कुछ लोग कहते हैं थोड़ी देर लेट जाओ ठीक हो जाएगा। ये तो बोले छाती का दर्द का बात करते हैं। हाँ। जो दर्द आपका कोई भी स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जैसे आपने रेस्ट ले लिया चला गया, वो दिल का दर्द है। जो दर्द आपका एक फ्रैक्शन सेकंड में आया, बैठे हो ऐसे फटाफट 1 सेकंड आया फिर चला गया, या 1-2 घंटा 3 घंटा दर्द हो रहा है, यूजुअली वो हार्ट का दर्द नहीं है। क्योंकि हार्ट का दर्द कम टाइम के लिए आता है, जब आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, जैसे रेस्ट ले लिया चला गया, उसको हार्ट का आता है। जो ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ज़्यादा देर तक आया, वो नहीं है, वो मेन का ये हार्ट का जो पेन है। बाकी जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, सपोज जैसे बताया बहुत सा रिस्क फैक्टर है, कहाँ भी दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, वो तो इमीडिएटली थोड़ा केयरफुल होकर डॉक्टर को दिखा के एटलीस्ट कुछ चेक करने के लिए, चेक जो बात करेंगे उसके बारे में, वो चेक करके पहले एटलीस्ट हार्ट का बीमारी का वो थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। जिसका कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है, चांसेस हार्ट का होने के बहुत कम है, उनको इतना डरने की बात नहीं है। आपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए साइलेंट हार्ट अटैक का जिक्र किया, और बहुत सुनाई पड़ता है हमें साइलेंट हार्ट अटैक की खबरें बहुत सारी आती हैं। सो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, उसे साइलेंट अटैक से कैसे बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहले तो बताऊंगा कि डायबिटीज का अच्छी तरह केयर रखो, और दूसरा ये दिखा गया कि लास्ट 10-20 साल से, स्पेशली 20 साल पहले तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया तो जिंदगी भर डायबिटीज रहता है। अभी दिखाया गया कि मेजॉरिटी पेशेंट 90% ज़्यादा लोग लाइफस्टाइल चेंज किया तो जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, एक बच्चे का होता है जो पैदाइश से, वो अलग बीमारी डायबिटीज़ है, जो उम्र भर जो एडल्ट ऑनसेट बोलते हैं। 90% टाइम्स आप लाइफस्टाइल चेंज किया तो डायबिटीज़ को पूरा क्योर कर सकते हो। तो मेरा पहला होगा कि बाबा अपना डायबिटीज़ का अच्छा देखभाल करो, अपना शरीर का देखभाल करके, ओवरवेट है तो वज़न कम करो, आपका एक्सरसाइज रेगुलर करो, खाने पीने का सही रखो, मिठाई पूरा बंद करो, सोने का ठीक टाइम रखो, स्ट्रेस करो। ये चीज़ किया तो डायबिटीज़ पूरा चला जाएगा। हमारा डे इन डे आउट मेरा पेशेंट है, जो लोग अपना देखभाल करते हैं, जो 80-90 किलो आते हैं, उनका हाइट 5 फीट 7 इंच है, उनको 65 किलो होना चाहिए। जैसे 10-15 किलो वजन कम किया, 100% डायबिटीज चला जाता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1, लाइफस्टाइल चेंज करो, डायबिटीज़ का अच्छी तरह कंट्रोल करो, वजन कम करो, जितना रिस्क फैक्टर सब कम करो, एक्सरसाइज, योगा, डाइट, 8 घंटा सो, वजन कम करो, डायबिटीज़ चला जाएगा, देन डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। थकान जो है, कई लोग बार बार थक जाते हैं, ये भी हृदय रोग का लक्षण है? देखो है, कुछ भी कर रहे हैं थक गए, सीढ़ी चढ़े थापने लगे, 4 कदम चले सांस फूलने लगी। हाँ जी,
जिसका बाकी भी कारण है, आप पेपड़े के वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जब का जैसे बताया जिसका ये सब रिस्क फैक्टर है, नहीं भी है भी, ये सांस फूलता है थोड़ा भी का एक्सरसाइज काम करने से, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप जल्दी कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा के दिल का चेकअप करा लीजिए। ये जो बहुत लोग जरूरी है। खर्राटे बहुत लेते हैं, हाँ जी, इसका भी कुछ हार्ट से लेना देना है? ज़्यादातर तो ये ओवरवेट लोगों का होता है, और नहीं, आजकल तो पतले पतले का भी है। हाँ। अभी बिग बॉस में एक लड़का गया, अमाल मलिक, या बड़ा अच्छा कंपोजर है, तो उसने जाते ही कहा कि मुझे खर्राटों की बड़ी समस्या है, जबकि वो फिट है। वो एक तो है उनका जो स्लीप एपनिया बोलते हैं, उनको एक स्लीप स्टडी करके चेक कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलाज है। जैसे जो ये आपका सीपैप मास्क होता है, वो लगाने से तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाकर ठीक हो जाके। उसका क्या होता है ना, जिसका स्लीप एपनिया बोलते हैं, रात में सोते वक्त ये नींद उनका जो बीच में सांस बंद हो जाता है, तो शरीर का अपना तो सांस बंद हो गया, दांत भी चला जाएगा। इसीलिए तो भगवान ने रिफ्लेक्स दिया है, तो नींद टूट जाता है, लेकिन नींद पूरा टूटता नहीं, तो आदमी को पता नहीं चलता कि मेरा नींद टूट गया। थोड़ा सा कम नींद हो टूट जाता है, फिर अपना सांस लेना शुरू करता है। उसमें अगेन एक बड़ा कारण है आपका डायबिटीज़, जिसका डायबिटीज़ है कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसका सिंपल इलाज है, नंबर 1 वजन वगैरह है तो उसको कम करो, वजन नहीं है तो जो मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, आपका रात को जो ये जो स्लीप एपनिया होता है वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जिसका डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होता है, ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, और जिसका नहीं है तो ठीक है। तो ये तो मैं एडवाइस करूँगा, डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट इलाज कराओ। खर्राटे का भी? कराटे के भी। खर्राटे का कौन सा डॉक्टर होता है? पहले होता है आप एक स्लीप स्टडी करके देखो, हाँ। करने के बाद लंग्स का स्लीप डॉक्टर स्टडी मतलब आप समय से सोकर देखिए। हाँ, रात को सोते वक्त चेकआउट की अपना कितना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, आपका पीछे वाला जो है जो गला, वो ENT डॉक्टर दिखाए, इनकेस वो बड़ा है तो उसको आप सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। ये कौन से डॉक्टर देखते हैं? ENT डॉक्टर। ओके, ठीक है। हार्ट अटैक की जो सर केसेस होते हैं, उसके लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग कैसे आते हैं, या सेम होते हैं? वही तो होता है, महिलाओं में थोड़ा कम रहता है सिम्टम्स सिमिलर है, लेकिन जो इंसिडेंस थोड़ा कम रहता है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक कम आता है सारे यूजुअली पोस्ट में तो जब मेनोपॉज तक महिलाओं को दिल का बीमारी थोड़ा बड़ी कम गालियां रहता देंगी फेमिनिस्ट महिलाएं मुझे, आई एम सॉरी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पुरुषों को है। मैं टेंशन नहीं देते बोला हैं। हूं। तो मेनोपॉज मोदी से जी पहले इसलिए स्वस्थ हैं। मेनोपॉज से पहले हार्मोन के वजह से उनका थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, तो दिल का बीमारी थोड़ा कम है। लेकिन जैसे मेनोपॉज हो गया उसके बाद 3-4 साल के बाद महिला और ये आदमी से कुछ फर्क नहीं है, और 4-5 साल के अंदर महिला का जो हार्ट का बीमारी पुरुषों की तरफ उतना ही रहता है। और महिला का हार्ट बीमारी और ज़्यादा डेंजरस इसलिए है, नंबर 1 तो केयर नहीं लेते हैं कि घर के अंदर तो सब लोग पुरुष के ऊपर ज़्यादा, तो मेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, सब लोग अपना घर में माँ बहन का थोड़ा ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, उनका बीमारी ज़्यादातर लोग उनका केयर नहीं लेते हैं। दूसरा क्या होता है ना, ये जो महिलाओं का जो बीमारी होता है, ये जो उनका आर्टरी साइज थोड़ा कम रहता है, क्योंकि साइज कम रहता है उसके वजह से रहता है, प्लस एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, तो शरीर के अंदर जो अल्टरनेट सर्कुलेशन हम बोलते हैं वो डेवलप नहीं होता है। तो महिलाओं का हार्ट बीमारी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है और उनका जो डेथ रेट भी ज़्यादा है। और ये भी दिखा गया स्टडियों में, ये जो बायस है, खाली डॉक्टर लोग भी महिला का हार्ट बीमारी को सही तरह से इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं उनका बीमारी नहीं है, दूसरा कुछ बीमारी है इनका। ये दुनिया भर स्टडी करके दिखाया है कि डॉक्टर लोग भी जो महिला का हार्ट बीमारी होता है तो उनको जब पुरुषों की तरह जितना ज़्यादा केयर लेते हैं कम केयर लेते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि उनका हार्ट का बीमारी नहीं है। ये सब कारण के लिए महिलाओं का हार्ट बीमारी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट और डेथ रेट ज़्यादा है। ओके, उनमें मौतें ज़्यादा होती हैं। यस, हाँ जी। ओके। और उसके साथ ये भी दिखा गया अभी, स्पेशल लास्ट जैसे पता 30 साल 40 साल से जो महिलाओं का भी मेनोपॉज से पहले भी हार्ट बीमारी बढ़ गया, जिसका स्पेशली स्मोकिंग, एक तो स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूँगा स्मोकिंग, वेपिंग, ये सब पूरा बंद करने के लिए। दूसरा खाने पीने का, ये डायबिटीज़, ये सब चीज़ जिसका ज़्यादा है, ये आपका जो मेनोपॉज से पहले भी हार्ट बीमारी बहुत होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 30-32 साल, एक तो मेरे को 16 साल लड़की को मैं ऑपरेशन किया था, उनका जो फैमिलियर हिस्ट्री था, कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत ज़्यादा था,
तो ये नहीं कि महिला को कि मेनोपॉज तक प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन, थोड़ा प्रोटेक्शन है, लेकिन उसने केयरलेस नहीं, मेरा एडवाइस रहेगा केयरलेस मत बनो। सर्दियों में ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं सर? सर्दियों आने के क्यों? बिकॉज ऑफ द आर्टरीज यू कैन गेट इन टू स्पाज्म बिकॉज ऑफ द कोल्ड, स्पेशल कोल्ड में एक्सपोज है। अदरवाइज प्रॉपरली यू आर कवर अप, द चांसेस आर लेस, बट इफ यू आर एक्सपोज टू कोल्ड देन बिकॉज ऑफ द कोल्ड यू कैन गेट अ स्पाज्म, हार्ट अटैक। अगर हिंदी में क्या है, सर्दियों में अगर आप कपड़ा कम पहन रहे हैं, हाँ जी, और ठंड आपको लग रही है, तो हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस ज्यादा जिसका बीमारी है, जिनमें सिम्टम्स है, ऑब्वियसली बात जिसकी बीमारी है, नहीं है तो उनको तो केवल ठंड लगेगी, तबीयत खराब होगी। जिसका जो डायबिटिक हैं या जो हेल्दी मोटे लोग हैं, हाँ, या जिनमें लक्षण आ रहे हैं, उनको सर्दियों में ज्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। एकदम पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रॉपरली अच्छी तरह गर्मी कपड़ा वगैरह पहनना चाहिए, क्योंकि सर्दी जब एक्सपोज होता है तो शरीर के अंदर जो आर्टरी में स्पाज्म बनने का चांस है, दिल का आर्टरी का स्पाज्म। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों ने दिया सर कि जो दिल के मरीज होते हैं उन्हें नियमित रूप से खून पतला करने की दवाई दी जाती है, हाँ जी, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ये दिखाया गया कि कैसे हार्ट अटैक होता है। जो आर्टरी, दिल का आर्टरी के अंदर जो खून जाता है उधर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होकर वो रास्ता बंद हो जाता है। आइदर पूरा धीरे धीरे 90-100% का रास्ता बंद हो गया, नहीं तो कम रास्ता भी सडनली एक दिन फट जाता है, उसके अंदर खून क्लॉट जम जाता है। तो सबसे अटैक होने के नंबर 1 कारण है जहाँ खून शरीर के अंदर जाता है वो बंद होकर उसको क्लॉट बन जाता है। तो खून पतले गोली देने का ये कारण है कि बाबा ये जो क्लॉट न बने तो हार्ट अटैक होने की चांस कम है। तो इसलिए दिखाया गया स्टडी करके लाखों करोड़ों लोगों का कि जो खून पतली गोली लेंगे तो आपका हार्ट अटैक आने की चांस बहुत कम है। इसलिए मैं नॉर्मल आदमी को एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि खून पतले का गोली का अपना साइड इफेक्ट है, क्योंकि दूसरी जगह ब्लीडिंग हो सकता है। जिसका पेट में अल्सर है उसको ब्लीडिंग होने की चांस ज़्यादा है। जिसका बीमारी ब्लॉकेज नहीं है बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन जिसका ब्लॉकेज है डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि खून पतले गोली लो। ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट गोली जो एस्पिरिन, लेकिन जिसका एसिडिटी वगैरह है उसके लिए दूसरा टाइप का गोली है वो भी ले सकते हैं, लेकिन लेना तो बहुत ज़रूरी है। ओके, कई लोग कोलेस्ट्रॉल की बहुत बातें करते हैं हार्ट केसेस में, लेकिन शुगर, चीनी या ब्लड शुगर की उतनी बातें नहीं होती हैं। हाँ जी, यस, हाँ जी। क्या ये ज्यादा होनी चाहिए, और कितनी शुगर कंज्यूम कर लें जिससे हम हार्ट को डैमेज ना करें? जैसे बताया 100 साल में हमारा दुनिया में हमारे बुजुर्ग लोग जो एक महीने में जितना शुगर खाते थे, अभी आजकल में एक दिन में उतना खाते हैं। तो शुगर शरीर के लिए सबसे डेंजरस है। बहुत सारे है, एक तो जैसे खाते हो शुगर लेवल पर आपका शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए आपका पैनक्रियास जो इंसुलिन सिक्रीशन करता है, बार बार जैसे एक आदमी को बोलो कि एवरी 5 मिनट के अंदर 100 मीटर भागो भागो भागो, तो 2 घंटे के बाद गिर जाएगा, आदमी बोलेगा गया मैं चल नहीं पाऊंगा। तो सेम चीज़ शरीर के अंदर होता है। कोई भी मिठाई चीज़ शरीर के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि शुगर लेवल इमीडिएटली चला जाता है, आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है, धीरे धीरे आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर डायबिटीज़ होता है। दूसरा जो शुगर जो ज़्यादा खाते हैं वो शरीर का जो जैसे बताया आपका जो खून जाने का जो नली है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसका जो लाइनिंग भगवान या जो लुब्रिकेटिंग लाइन है एंडोथेलियम, वो डैमेज हो जाता है, वो फिर स्टिकी हो जाता है, उसके अंदर फिर खून जम जाता है तो क्लॉट हो जाता है। इसलिए शुगर शरीर के लिए आपका तंबाकू जितना खराब है शुगर उतना खराब है। तो तंबाकू पे तो लिखकर आता है कि इसको खाने से आपका शरीर का ये हाल होगा। यस, क्या मिठाई के डब्बों पर भी लेबल नहीं लगना चाहिए? तो लगना चाहिए मेरे मुताबिक। सबको एडवाइस का मिठाई पूरा बंद करो, पूरा अवॉइड करो। हमारे यहाँ होली दिवाली सर मिठाई भी चेक करते हैं। कभी कल एक दिन खा लिया तो चलता है। गणपति बप्पा का कार्यक्रम था, उसमें मिठाई चली दबा के। एक दिन खा लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप सारा सपोज महीने भर नहीं खा रहे हो, 1-2 दिन पूजा जैसे आया तो उस पर खाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता 1-2 दिन, लेकिन रोज खाओगे तो खराब है शरीर के लिए। बाकी चीज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 1-2 दिन मिठाई खा दिया तो ठीक है, लेकिन रोज मिठाई खाना अच्छा नहीं है। और ये जो गणपति बाबा या हमारा पूजा आता है वो साल में एक बार आता है, तो उस दिन खा। हमारे यहाँ साल भर में 50 कार्यक्रम आते हैं, फिर हमारे हैप्पी बर्थडे आते हैं, फिर हमारे दोस्तों के बर्थडे आते हैं, फिर उनके बच्चों के बर्थडे आते हैं, फिर शादियों की सालगिरह होती है। तो होते होते 365 दिन में 200 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हो आता है। आज ऑफिस में किसी का प्रमोशन हो गया, खुश हुए तो कर लेते हैं। तो इसी में बताऊँ, एक हफ्ते में 7 दिन में एक दिन रखो चीटिंग डे। मैं इससे मजाक करता, संडे को सिन डे रखो, एक दिन एक चीटिंग करो, लंच के लिए थोड़ा चीटिंग कर लो, खा लो, नो प्रॉब्लम। बाकी 6 दिन शरीर का अच्छी तरह देखभाल करो। ओके, लाइफ तो है, पूरा जिंदगी भर कुछ नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो जिंदगी बचने कुछ जीने की कुछ मतलब नहीं है। तो कभी काल कर लिया तो ठीक है। जो आदमी रेगुलर सारे चीज करता है,
ठीक टाइम पे सोता है, एक्सरसाइज करता है और स्ट्रेस नहीं लेता है, खाना पीना सब रखता है, कभी कल मिठाई खा लिया कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर दादाजी और पिताजी को हार्ट की बीमारियां थी हाँ जी। तो उसके बच्चे को सामान्य बच्चों से कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसे हार्ट की बीमारियां ना हो? ये दिखा गया है कि जैसे दादा या पिताजी या माताजी का हार्ट दिल का बीमारी है, बच्चों को 10 साल पहले हो जाता है, स्पेशली जिसको 65 साल से कम उम्र में, मतलब जिसको कम उम्र में सपोज दादाजी या पिताजी को या माताजी को दिल का बीमारी हुआ तो बच्चों का 10 साल पहले और हो जाएगा। सपोज उनको 60 साल में हुआ तो बच्चों को 50 साल में होने की चांस है। लेकिन इसके साथ ये भी है, आप बचपन से सपोज जिसका फैमिली हिस्ट्री है, बचपन से आप पूरा अच्छी तरह केयर लिया तो दिल का बीमारी आप डिले कर सकते हो, नहीं होगा। मेरे पास अभी है, 1 महीना पहले एक पेशेंट आया था जो 72 साल था, तो उसने बोला कि जब हिस्ट्री में देखा उनका 2 भाई का ऑपरेशन, एक का 45 साल, एक 50 साल में ऑपरेशन हुआ था, पिताजी का 65 साल में हार्ट ऑपरेशन हुआ था। उसने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि मेरे को क्यों हो गया, मैं इतना केयर लिया हूँ। ऐसे देखो आपका दोनों भाई पिताजी को 40, 45, 50 और 60 साल में हुआ, आपको 72 साल तक आपका चला, तो आप केयर लिया इसलिए आपका 20 साल आपने एक्स्ट्रा जी सका। तो इसलिए जो जिसका भी दिल का शरीर फैमिली हिस्ट्री है वो सारा चीज़ जैसे बताया, अपना शरीर का देखभाल करें तो उनका दिल का बीमार होने के चांस कम है, होगा भी बहुत लेट एज में होगा। और मान लीजिए दादाजी को हार्ट की बीमारी थी, पिताजी को नहीं हुई, तो क्या बच्चे खोने के चांसेस हैं? फिर भी होने के चांस है। ये भी उल्टा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जिसका दादाजी पिताजी 90-100 साल जिए हैं, उनको 45-50 साल में हार्ट अटैक हो गया, बिना फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल चेंज पूरा। अभी मेरे पास पेशेंट है, जब पेशेंट आते हैं जिसका फादर लेकर आता है 85-90, बच्चे को 45 साल में हार्ट अटैक हो गया, क्यों केयरलेस है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। दोनों का है, जिसका फैमिली हिस्ट्री है, अच्छी तरह शरीर का देखभाल किया तो हार्ट का बीमारी होने की चांस कम है, होगा भी बहुत लेट उम्र में होगा। हार्ट के रोगों का निदान के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने चाहिए समय समय पर? ये तो हाँ, ये बहुत जरूरी है, जिसका स्पेशली जिसका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे जिसका सादा रिस्क फैक्टर है, उनको बताऊंगा इसको टेस्ट करना जरूरी है। ये क्या लोग को सबका है कि करते हैं पहले कि ईसीजी करके देख लेते हैं, ईसीजी सबसे फैलासियस है। दिल का बीमारी स्पेशल जो ब्लॉकेज का बीमारी हम बोलते हैं, जो कोरोना डिजीज जो 80% हार्ट का बीमारी है, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा ईसीजी तो हाँ, ज़्यादा तो ईसीजी कर लिया नॉर्मल है चलो, और 2 दिन के बाद हार्ट अटैक होता है। क्योंकि ईसीजी तभी पता चलेगा, 2 चीज़, पहले हार्ट अटैक आ गया तो ईसीजी में दिखाई देगा कि पहले अटैक आया था, तो उसमें पता चल जाएगा, इमीडिएटली डॉक्टर इलाज करेगा। और जब दर्द हो रहा है उसी टाइम ईसीजी गया तो चेंजेस आएगा, अदरवाइज दर्द होने के 10 मिनट के बाद भी जाओ ईसीजी नॉर्मल आएगा। तो इसलिए ईसीजी बेकार है। उसके साथ जो हमको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, आदमी को मशीन में चलाते हैं, ज़्यादा चलाते हैं क्या होता है ना, दिल का रेट बढ़ जाता है। जो नॉर्मल हम 60-70 1 मिनट में बीटिंग करता है, एक्सरसाइज किया तो आपका शरीर को ज़्यादा खून चाहिए, तो आप दिल करीब 110, 120 या 140 रेट में काम करता है। 140 बार बीटिंग करता है तो दिल को ज़्यादा खून चाहिए, ब्लॉकेज है तो खून नहीं आएगा, तो इस टाइम दर्द होता है, इसी चेंजेस हो जाता है। तो इसीलिए हमको एडवाइस करेंगे, सबसे नंबर 1 है स्ट्रेस टेस्ट करना। स्ट्रेस टेस्ट भी कई तरीका का है, रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट जो मशीन में करते हैं, दूसरा स्ट्रेस इको बोलते हैं, कि जब स्ट्रेस टेस्ट के साथ आपका हार्ट का इको कार्डियोग्राम करके देखेंगे हार्ट का पंपिंग कैसा है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और उसे स्ट्रेस थैलियम बोलते हैं, ये दोनों सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैं एडवाइस करूँगा स्पेशल जिसका स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, और एटलीस्ट जिसका रिस्क फैक्टर नहीं है बट स्ट्रेस है, वर्कलोड है, लेट नाइट करते हैं, एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्ट करना है। दूसरा एक सिंपल टेस्ट है, उसको सिटी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, आपका दिल के अंदर जो बीमारी जब शुरू होता है, कोई कारण से अंदर आपका जो खून जाने का जो नस है, जो बताया एंडोथेलियम जब वो डैमेज हो जाता है, जब सूखता है, जैसे अब घाव हो गया, कट गया, तो सूखने के बाद देखेंगे चमड़ी के साथ सेम कलर नहीं होता, दूसरा रंग कलर होता है, स्कार का होता है। तो उसके अंदर जब डैमेज हो जाता है, उस जो सूखता है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, धीरे धीरे क्या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लॉकेज हो जाता है ना। आप कोई टेस्ट नहीं है एंजियोग्राम छोड़ के कि आप वो कोलेस्ट्रॉल को आप देख पाओगे एक्सरे करके, लेकिन कैल्शियम एक्सरे में से पता चल जाता है। तो इसलिए सिटी कैल्शियम स्कोर एक सिंपल टेस्ट है, एक्सरे की तरह 1 सेकंड में हो जाता है। वो किया तो उसमें सपोज किसका सिटी कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है, उनका ब्लॉकेज होने की चांस ज़्यादा है।
ये दोनों टेस्ट मैं सबको बताऊंगा कि बाबा एक स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेस थैलियम करो एंड सिटी कैल्शियम करो, ये दोनों किया रहा तो उसमें ज़्यादातर दिल का बीमारी पता चल जाएगा। नेक्स्ट रहा सिटी एंजियोग्राम। सिटी एंजियोग्राम अगेन मैं सबको एडवाइज नहीं करूंगा, आजकल सब लोग एक देखोगे स्ट्रीट कॉर्नर पे एक सिटी एंजियोग्राम मशीन खुला हुआ है, सब लोग अपना सिटी एंजियो करते हैं। दो चीज़ के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, एक है सिटी एंजियोग्राम में बहुत रेडिएशन है, इक्वलेंट टू 500 से 800 एक्सरे का रेडिएशन है और उसमें कैंसर होने के चांस ज़्यादा है जिसका। दूसरा रहा ये जो सिटी एंजियोग्राम जो रिपोर्ट मिलता है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, उसमें सिटी एंजियो में आपका नेगेटिव मतलब नॉर्मल निकला तो बहुत 99.9% एक्यूरेट का आपको ब्लॉकेज नहीं निकलेगा, लेकिन ब्लॉकेज निकला कि आपका 50% ब्लॉकेज इतना एक्यूरेट नहीं है। सो नेक्स्ट लेवल रहा जैसे बताया स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेस थैलियम। उसके साथ नेक्स्ट रहा सिटी एंजियोग्राम, ओनली गो टू ए कार्डियोलॉजिस्ट and get proper advice, genuine needed then do CT angio and final जिस पे 100% एक्यूरेट है उसको रेगुलर एंजियोग्राम जैसे हाथ या पैर से करके दिल के अंदर देखते हैं। उसके साथ बहुत लोग इकोकार्डियोग्राम कर लेते हैं ECG के तरफ। इकोकार्डियोग्राम एक आपका जो दिल का ये टाइप का ब्लॉकेज का जो बीमारी पिकअप करने के लिए बहुत बेकार है। जिसका ऑलरेडी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट पंपिंग कम है, इनडायरेक्टली पता चल जाएगा, वो उसके लिए अच्छा है। जिसका हार्ट पंपिंग नॉर्मल है वो ब्लॉकेज भी है तो पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लेन इको एडवाइज नहीं करूँगा। उस इकोकार्डियोग्राम ज़्यादातर करते हैं हार्ट मसल का वीकनेस और हार्ट का आपका वाल्व का बीमारी के लिए। सो कमिंग बैक आपका जो समरी आपका स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेस थैलियम। नंबर 2 सिटी कैल्शियम स्कोर बहुत ज़रूरत है तो सिटी कोरोनरी एंजियो और उसके साथ रेगुलर एंजियोग्राम। उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, बाकी बीमारी का चेकअप करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हुआ आपका डायबिटीज़ हुआ वो सब चेकअप करना चाहिए। अगर कोई आदमी 35 साल का हो गया है, ये तो आपने जनरलाइज बता दिया हमें कि इतना सब करना चाहिए, 35 साल का कोई अगर आदमी हो गया है और उससे अपने दिल का ख्याल रखना है तो कितने समय पर वो चेकअप कराए और उसे कौन कौन से नॉर्मल बॉडी चेकअप करानी चाहिए आपके हिसाब से? पहले मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा, जो क्या कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, आदमी अच्छी तरह जैसे बताया सारा चीज़ बताया सब कुछ कर रहा है, उसके लिए पहले एक बार चेक करके देख लेना चाहिए। जैसे बताया स्ट्रेस को स्ट्रेस थैलियम कर लें। मैं तो फिर बताऊंगा 30 साल पहले तो बोलता नहीं 35 साल को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मत करो। अभी मैं जिस रेट में दिल का बीमारी बढ़ रहा है एडवाइस करूंगा पहले आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह देख लो, शुगर देख लो, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर चेक कर लो, वो होना नहीं है। दूसरा चीज़ चेक करो एक स्ट्रेस टेस्ट, जो तीनों टाइप का कोई भी स्ट्रेस टेस्ट करो, उसके बाद एक सिटी कैल्शियम स्कोर करके देख लो। ये तीनों सब नॉर्मल है तो कोई डरने का बात नहीं। वंस इन 4-5 years also okay till you are 50 years, 40 to 50, आफ्टर दैट अगेन डिपेंड्स ऑन, क्योंकि 35 साल क्या है और 10 साल के अंदर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, कुछ ये हो गया तो उसके लिए जल्दी उसका जो टेस्ट करना चाहिए। जिसका रेगुलर लाइफ लीड कर रहा है, स्ट्रेस नहीं है तो 4-5 साल में एक बार करना बहुत काफ़ी है। जिसका ऑन द अदर हैंड बाकी ग्रुप जिसका कोई बीमारी है, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर, क्या कोई स्मोकिंग कर रहा है, बाकी चीज़ है, स्ट्रेस बहुत है, और उनको तो बताऊंगा हर साल में करो, फास्ट चेक करके देखो, और कोई बीमारी है तो इमीडिएटली इलाज करो। स्पेशल डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर जैसे पता है वो 10 साल 15 साल तक कुछ पता नहीं चलेगा, जब तक पता चलेगा सारा शरीर डैमेज हो जाता है। उनको बताऊंगा हर साल में चेक करके देखना चाहिए। स्पेशल जिसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है या जिसका बॉर्डर लाइन पॉजिटिव है, कि सिटी कैल्शियम स्कोर है, सिटी कैल्शियम स्कोर एज रिलेटेड ज़्यादा है, उनको एडवाइस करूँगा डॉक्टर को दिखा के इलाज कराओ, लाइफस्टाइल चेंज करो। ओके। दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है सर? क्या खाना खाएं कि हमारा दिल जो है वो एकदम खुश रहे? सबसे हमारे बुजुर्ग लोग जो खाते थे, जितना नेचुरल खाना खाओ वो सबसे बेस्ट। नेचुरल मतलब जो ये खेती में बनता है उसको बना के खाओ, जितना कम तेल घी के करो। और ये दिखाया कि सबसे बेस्ट है वेजिटेरियन, लेकिन मेरा भी 80% पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन सबसे गलत टाइप का वेजिटेरियन खाना खाते हैं। वो जो कि बाजार में बनता है उसको खाते हैं, नहीं तो तेल घी में होता है, नहीं तो ज़्यादा शुगर। ये सब चीज़ छोड़ के जो नेचुरल बना, तो सपोज आपका अपना ये बनाया बाजरा ज्वार का रोटी या आपका जो ये हुआ, ये जो ब्राउन राइस है पार्बल राइस, उसका अपना सब्जी बनाओ, खाना खाओ, उसमें दिल का बीमार होने की चांस कम है। दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट्स
डेयरी प्रोडक्ट्स दिल के लिए, ब्लॉकेज के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये एक्चुअली वेजिटेरियन स्टफ नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो एनिमल का प्रोडक्ट है। तो तेल, जो घी फी, ये सब मैं एडवाइस नहीं करूँगा। जैसे मार्केट में जो पनीर आता है, हाँ जी, हम लोग उसे बहुत खाते हैं। मार्केट में जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है हमें शॉप्स पे, हाँ जी, बड़े बड़े ब्रांड्स का, यस, वो सेफ है दिल के लिए या खतरनाक है? अगेन ऐसे एडवाइस करूँगा, जिसका फैमिली हिस्ट्री वगैरह बिल्कुल नहीं है, जिसका हार्ट बीमार होने की चांस कम है, वो खा सकते हैं। फिर भी उनके साथ बाकी चीज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह सब करना चाहिए। जिसका रिस्क फैक्टर है, मैं एडवाइस नहीं करूँगा। उसके साथ उसके जगह आपने जो टोफू ले सकते हो, इक्वली प्रोटीन मिलता है। दूसरा जगह जो दाल, चना, राजमा, बीन्स, उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है, दूसरा टाइप का प्रोटीन लो। नॉनवेज भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि स्पेशली आपका जो एग वाइट और फिश, मच्छी, जो स्पेशली जो वाइट फिश बोलते हैं, जो समुद्र का फिश होता है, उसमें क्या होता है ना, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, वो दिल के लिए अच्छा है। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए एडवाइस करूँगा वाइट फिश और एग वाइट। अंडा अगेन, जिसका दिल का बीमारी नहीं है, रोज़ एक अंडा खा लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसका मतलब बाकी रिस्क फैक्टर नहीं है। जिसका रिस्क फैक्टर है तो हफ्ते में 3-4 एग येलो ले सकते हैं, उसके साथ एग वाइट ले सकते हैं। नमक का क्या सीन होता है दिल के लिए? चीनी की तो हमने बहुत बात की, चीनी से दिल पे नुकसान पहुंचता है। नमक नुकसान पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है? नमक बहुत ख़राब है लेकिन शरीर के लिए, नमक भी चाहिए मिनिमम। तो नॉर्मल हम एडवाइस करें 4-5 ग्राम नमक रोज़ लेना चाहिए। हमारे इंडियन डाइट में थोड़ा नमक ज़्यादा है, स्पेशल आपका जो पैकेज खाना आता है उसमें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि उसको नमक दिया तो उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ता है। नॉन पैकेज आइटम हमारे रेगुलर खाना में जो हम डालते हैं, 5 ग्राम 6 ग्राम अच्छा है। ज़्यादा एवरेज देखा गया कि हमारा जो इंडियन खाना 10-15 ग्राम से ज़्यादा है। बीते कुछ सालों में बढ़ा भी है। हाँ, तो वो अंग्रेज सिखा गए हमें ऊपर से नमक डालना। हाँ, हमारे यहाँ पहले सिस्टम नहीं था ये, पहले नहीं था ये सब। अच्छा, उनके यहाँ नमक खाते नहीं थे इसलिए वो रखते थे अलग से नमक। हमारे यहाँ तो नमक मिल के आता था। अब हमें बिना सैलेड में ऊपर से नमक डालना है, सब डालना। वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा। 4-5 ग्राम नमक अच्छा है, नमक तो शरीर के लिए चाहिए, बिना नमक का एडवाइस नहीं करूँगा किसको। जिसका बीमारी है अलग है, आपका डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नमक कम लो, अलग है। रेगुलरली 4-5 ग्राम सॉल्ट इज गुड फॉर बॉडी, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा नमक भी हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक इनडायरेक्टली करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसको करता है, उसकी वजह से होता है। किडनी डैमेज भी करता है। कौन कौन से फल हैं जिसे खाने से हार्ट अटैक खतरा कम होता है, और कौन से फल हैं जिसे खाने से हार्ट अटैक खतरा ज़्यादा बढ़ता है? या फल और सब्जी दोनों लेते हैं, कौन कौन से फल सब्जियां हैं जिनको खाने से दिल स्वस्थ रहता है और जिनका दिल पर नुकसान होता है? सारा फल शरीर के लिए अच्छा है, जब तक इसका शुगर डायबिटीज़ प्रॉब्लम नहीं है, ओवरवेट नहीं, ये सब नहीं। जो आदमी नॉर्मल है उसके लिए सारा फल अच्छा है। उसमें से जो ज़्यादा मिठाई वाला, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, ज़्यादा मिठाई वाला स्वीट्स में ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा। जो कम मिठाई वाला स्वीट्स फल, उसको एडवाइस करूँगा। जैसे मुझे आम खाने बहुत शौक है। गर्मियों में आम आता है, अभी अंबानी साहब भिजवाए थे, बड़े मीठा आम था, उनके गुजरात से आया था, तो उसको खाने का स्वाद ही अलग था। एकदम चाशनी लग रही थी मुझे कि आप स्पून से काट खाओ। तो क्या वो दिल पे नुकसान करता है? वही, जो आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पतला है, रेगुलर बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता है, सारा चीज़ ठीक है, आम खा लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका बीच वाले हैं उनको बोलूँगा थोड़ा सावधान रहो। पूरा अदर स्पेक्ट्रम, जो ओवरवेट बहुत है, शुगर ज़्यादा है, उनको बताऊँगा मैंगो बिल्कुल मत खाओ। तो ऐसे नहीं कि सब चीज़ खराब है। हमारे यहाँ तो लोग सर बाल्टी भर पूरा धो के रखते हैं कि कितना खा सकते, कंपटीशन होता है आम में। वो तो सही है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज कर लिया तो ठीक है, लेकिन जिसका बीमारी है उनको एडवाइस नहीं करूँगा। कौन कौन से फल फायदेमंद ज़्यादा होते हैं दिल के लिए? फ़ायदा मतलब जो ज़्यादा स्वीट नहीं है, जैसे होगा आपका एप्पल हुआ, पपाया हुआ, ऑरेंज हुआ, आपका कीवी फ्रूट है, ये सब अच्छा है शरीर के लिए। उसके साथ दिखा कि जितना बेरीज है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ बोलते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, वो उसमें ज़्यादा रहता है। जो एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर के अंदर जो हमारा वेयर टियर होता है, उसके बहुत सारे टॉक्सिन बनता है, वो सब जैसे जहर बनता है, उसको क्लीन करने के लिए ये सब रहता है। जैसे आपका साबुन रख के घर का सफाई करते हैं, वो दिल के अंदर, ये शरीर के अंदर सफाई करता है सब। ये जितना बेरीज है शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंग। रोजाना कॉफी पीना दिल के लिए ठीक है? कॉफी चाय? कॉफ़ी, मेरा दोस्त डॉक्टर शिव सर ने बताया कि 2 कप कॉफ़ी बहुत अच्छा लीवर के लिए, दिल के लिए भी उस पर कोई ख़राब नहीं करता है। तो एडवाइस करूँगा लोगों को 2 कप कॉफ़ी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ जो आपका ये शुगर और मिल्क नहीं लेने का चाहिए। आप ब्लैक कॉफी चीनी और दूध नहीं लेना। आप ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हो?
टी भी ऐसे है, आप ज़्यादा टी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप वो फीका चाय लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कोई एक ही चीज़ शरीर के लिए ज़्यादा खराब नहीं, जब तक वो ज़्यादा ना लो या शरीर का आपका दूसरा बीमारी ना हो। जब तक आदमी हेल्दी है, थोड़ा ले लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेली रूटीन में कौन कौन सी चीजें अपनाएं जिससे दिल स्वस्थ रहे? सबसे तो नंबर 1 एक्सरसाइज बताऊंगा, नंबर 2 योगा बताऊंगा, नंबर 3 बताऊंगा 8 घंटा सो, 10 बजे सो। ये तीनों चीज सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद खाने का, ये करना जरूरी है। एक्सरसाइज लोगों को सबसे ज्यादा कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ एक्सरसाइज टाइम नहीं मिला तो कुछ कर लो, मतलब गाड़ी मत लो। सपोज तुम्हारा ऑफिस 1 किलोमीटर, पैदल चल जाओ, और ऑफिस में सीढ़ियाँ लिखो। मैं तो हॉस्पिटल कभी लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो लिफ्ट में 3-4 मंजिल चढ़ लेता हूँ। उसके बाद ये भी अभी दिखा गया है कि उसको बोलते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, आप 1 घंटा बैठ गया एक जगह, और शरीर के लिए क्यों 1 घंटा तक आप एक्सरसाइज नहीं करें, शरीर के लिए आपका स्मोकिंग के साथ इक्विवेलेंट है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कोई भी जगह सीडेंटरी मत बैठो, बैठने के जगह खड़ा होकर थोड़ा काम करो, और 1 घंटे के बाद चल के बात करो। सपोज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, फोन कर रहे हो, बात कर ये आपका सोफा पे बैठने का जगह, ऑफिस टेबल के बैठने का जगह खड़ा होकर फोन पे बात करो। एक्टिविटी दिन भर कहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी। तो अगला पॉडकास्ट हमारा आप खड़े होकर करेंगे? नेक्स्ट टाइम करेंगे पूरा, वो अच्छा रहेगा। अभी आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, वहाँ चल रहा है अभी। बात के इसके अंदर भाग दौड़ करके करेंगे, एक ट्रेडमिल लगा दिए, दोनों ट्रेडमिल में रन करके करेंगे। और मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरा ऑफिस के बगल में एक ट्रेडमिल है, मेनी टाइम्स मैं आधा घंटा मैं ट्रेडमिल चलता हूँ, और मेरा डॉक्टर लोग मेरे जो रिपोर्ट देते हैं मेरे ट्रेडमिल भागते वक्त कर लेते हैं। सो कमिंग बैक आपका जो पॉइंट है, लाइफस्टाइल के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाओ। टाइम नहीं मिलता है तो ठीक है, आप एक एटलीस्ट कम से कम ये दिखा गया है कि आपको 300 मिनट अच्छी तरह एक्सरसाइज करना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। मतलब एवरेज 45-50 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। टाइम नहीं मिला तो उसके अंदर आप कहाँ भी आपका दिन भर में अंदर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके करो। और एक है खाना खाने के बाद 10-15 मिनट ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली आपका शुगर कंट्रोल होगा। जिसका डायबिटीज़ है उसका शुगर अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, जिसका डायबिटीज़ नहीं है उनका शुगर लेवल भी अच्छा कंट्रोल होएगा। ये सो दीज आर ऑल न्यू लास्ट फ्यू ईयर्स से पता चला है। तो खाना खाने के बाद 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करना बहुत अच्छा है। आधा घंटे 1 घंटे के बाद उठ के ऑफिस के अंदर चलो, 5 मिनट बात करो या मीटिंग करो, जो भी करो, चलो। खाना खा के बैठे नहीं, इमीडिएटली 10-15 मिनट चलना चाहिए। घर के अंदर चलो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस के अंदर चलो, नो प्रॉब्लम। वो काम करो, मीटिंग कर रहे हो तो पैदल चल के मीटिंग करो उधर। ये मैं हमारे उल्टा, हमारे लोग खाना खा के लेट जाते हैं। हाँ जी, क्या बहुत खा लिए हैं, थोड़ी देर आराम करने दीजिए। वहाँ तो अच्छी तरह खा के पेट थोड़ा बड़ा होता है ना, वो तो करके रेस्ट लेके थोड़ा खराट मारना जरूरी है। अच्छा, हमें सारी चीजें वही पसंद है जो हमारा सेहत खराब कर रही है। यस, हाँ देखिए हमारे बुजुर्ग लोग उल्टा करते थे। आप देखेंगे सब उस जमाने में थोड़ी देर घूम के आते हैं। हाँ, घूम के आते थे। और वो देखेंगे वो 90, 95, 100 साल जीते थे। वो घी इतना पी लेते थे। मेरा पिताजी तो बिना घी खा नहीं खाएंगे, वो ऐसे पतले थे। उनका ना ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज था, ना, क्योंकि वो इतना 85 तक वो साइकिल चलाते थे। 85 के बाद मैं पिताजी को बंद करके साइकिल चलाना बंद कराया। तो ऐसे लाइफस्टाइल करोगे तो फिर तो थोड़ा सा घी खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका पेट अच्छा है, गणपति बाबा का तरह है, और आप सोते नहीं, रात 3 बजे सोते हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारी चीज शरीर के लिए खराब है। भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं फिर, या जल्दी इंतजार कर रहे हैं। कोई विटामिन या सप्लीमेंट सर जो हृदय रोगों को पर असर करता हो? आजकल बहुत फैंसी हो गया सब सप्लीमेंट लेना। मैं तो स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा सप्लीमेंट मत लो। पहले अपना शरीर का चेक करो, देखो कुछ कम है तो वो लेना है। एक ही चीज़ दिखाया गया इंडियन पॉपुलेशन, हमारा भारतीय में विटामिन B सबका कम रहता है, क्योंकि हम लोग एक तो डार्क स्किन है, उसके वजह से आपका जो सनलाइट के वजह से विटामिन D शरीर बनता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं होता है। दूसरा, हमारा बुजुर्ग लोग वो खेत में या बाहर घूमते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, तो सुबह सुबह पीछे में आपका धूप पड़ता था, विटामिन D ठीक रहता है। मेरा जितना दिल का बीमार दिखा हूँ, 90% लोग मेरा मरीज का विटामिन D लेवल बहुत कम है। ये एक एडवाइस कर रहा हूँ सबको कि अपना विटामिन D चेक कर लो।
कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट लिया करो। बिकॉज आजकल तो हम धूप में जाते ही नहीं, जाते तो अच्छी तरह कपड़ा पहन के जाते हैं, तो उसमें विटामिन डी बनने का चांस नहीं। ये मेरा 90% दिल का मरीज का मैं देखा हूँ जो विटामिन डी कम है, वो एक चीज़, एक ही विटामिन में एडवाइस करूँगा। बाकी जितना विटामिन है मेरा एडवाइस रहेगा, आप जो बैलेंस डाइट लोगे तो सारा चीज़ आ जाता है शरीर के अंदर, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका चेक में निकला कि, और दूसरा तीसरा है जो वेजिटेरियन है उनका विटामिन B12 कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन डाइट में रहता है। तो वो एक चीज़ वेजिटेरियन को बताऊंगा, चेक करके देख लो, विटामिन B12 कम है तो उसको सप्लीमेंट लो। अदरवाइज रेगुलर किसको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस डाइट शरीर के लिए सबसे अच्छा है। लोग जिम जाते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें, ताकत वाली ट्रेनिंग पर, या कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दें? दिल का बीमारी की वजह से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डियो, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डेज करने से काफ़ी है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो करने से आपका मसल नहीं बनेगा, आपका कार्डियक फिटनेस बढ़ेगा लेकिन मसल नहीं बनेगा। तो मसल बनने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि मसल के अंदर आपका जितना जो खाना खाते हो ना, जो एनर्जी कंजम्पशन होता है मसल के अंदर होता है। तो इसीलिए देखिए 40 साल के ऊपर जब होता है ना, पेट निकलता है, इसीलिए वो ज़्यादा वही खाना, आप 20 साल का लड़का जो खाता है 4 रोटी, वजन नहीं बढ़ता है। जब 40 साल बन जाता है 2 रोटी खाने से पेट बढ़ता है, क्योंकि 40 साल के अंदर मसल कम होता है। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है। वेट ट्रेनिंग किया तो मसल बढ़ गया तो आपका भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका शुगर वगैरह कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हमको हवा भी लग जाती है, हम कुछ भी खाते मोटे होते हैं। वो तो मेटाबॉलिज्म है सबका, कुछ गलत। किसका 10 रोटी खाने से पतला रहता है, किसका 2 रोटी में होता है, तो उसके जो 2 रोटी खाता है उसको आधा रोटी करना चाहिए। वो तो मेटाबॉलिज्म है, प्लस एज है, प्लस बीमारी भी कुछ है, जैसे थायराइड वगैरह बीमारी है उसके भी हो सकता है। इसलिए एडवाइस करूँगा पहले बार डॉक्टर को दिखा के चेक कर लो, उसी मुताबिक फिर अपना शरीर का देखभाल। कोई हार्ट पेशेंट है और वो वर्कआउट करने जा रहा है, हाँ जी, तो उससे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बताऊंगा अच्छी तरह चेकअप करके देखो कितना लेवल का, कितना क्रिटिकल ब्लॉकेज है, कितना क्या कर सकते हो। दूसरा एडवाइस करूँगा जिसका दिल का बीमारी है, आजकल पहले एक हॉस्पिटल में जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग अच्छी तरह कंट्रोल कंडीशन में उनका प्रॉपर चेकअप करके एक्सरसाइज कराते हैं। तो पहले कार्डियक रिहेबिलिटेशन कराओ, वो डॉक्टर लोग चेक करके आपको धीरे धीरे आपका फिटनेस लेवल बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद देखें से कि कितना देर तक आप कर सकते हो, कितना लेवल में कर सकते हो, उसके बाद आप रेगुलर जिम जाके कर सकते हो। अदरवाइज एडवाइस की जिसका हार्ट का कंडीशन है, बेस्ट थिंग कोई नियर बाय हॉस्पिटल कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उधर करो तो फिट रहो। उसी मुताबिक जो आपका डॉक्टर बताएगा कितना लेवल तक एक्सरसाइज कर सकते हो वो करो। कोई आदमी जो सिगरेट शराब पी रहा है, हाँ जी, अगर वो धूम्रपान छोड़ दे, हाँ जी, तो उसके दिल पर कितना असर होगा? बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक सिगरेट पीने वाले का दिल और नॉन सिगरेट पीने वाले के दिल में क्या फर्क है? जब सिगरेट पीते हैं उसके अंदर जो निकोटीन बाकी जो चीज़ है, आपका जो आर्टरी है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। उसके अंदर कंस्ट्रिक्ट करने धीरे धीरे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। आपका जो लाइनिंग जो है एंडोथेलियम बोलता है डैमेज हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जो सिगरेट पीता है उसका आर्टरी पर ब्लॉकेज होने की चांस बहुत ज़्यादा है। जो सिगरेट नहीं पीता है उसका नहीं होता है, बाकी बीमारी नहीं है। मतलब जो जिस आदमी का कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, उसका आर्टरी ठीक रहेगा। जिसका सिगरेट पी रहा है, बाकी बीमारी भी कुछ भी नहीं है, उनका ये सब होने वाला है और ब्लॉकेज होने की चांस बहुत ज़्यादा है। एक एडवांटेज है ये, जैसे पता है बंद किया तो बहुत सारे चीज़ रिवर्स हो सकता है, लेकिन एक बार जो ब्लॉकेज शुरू हो गया उसके रिवर्स होने की चांस कम है, बाकी इफेक्ट कम हो जाएगा। सो इसीलिए किसी भी उम्र में हम एडवाइस करेंगे, सोचो कि मतलब सारा डैमेज हो गया अभी करके क्या फ़ायदा है, लेकिन किसी भी उम्र में सिगरेट बंद किया तो उसका फ़ायदा होता है। आपका अंदर का जितना डैमेज होता है काफ़ी रिवर्स हो सकता है। फिल्मों में दिखाते हैं लोग मर रहे हैं तभी कहते हैं सिगरेट देना, आखिरी में भी आखिर में एक पी लो, पी के फिर हम अब गोली मार दे। यस, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए सर कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब होती है, वो अकेले है, सीने में दर्द उठा, पैर सुन्न हो गया, और हॉस्पिटल थोड़ी दूर पर है, हाँ जी, 2-2.5 घंटे की दूरी पर है कोई अच्छा हॉस्पिटल, आदमी क्या करे उस स्थिति में? पहले एक देखना पड़ेगा जिसका कोई
ऑलरेडी पता चला बीमारी है या रिस्क फैक्टर है तो इमीडिएटली मैं एडवाइस करूंगा ये जो सिम्टम्स प्रॉपरली है फिर भी मैं बताऊंगा इमीडिएटली को डॉक्टर को फ़ोन करके सलाह करके करो, सीधा गोली मत लो। क्योंकि क्या होता है ना, मेनी टाइम्स आपका जो एसिडिटी भी होता है, दिल का बीमारी, दोनों एक साथ हो सकता है। सो जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एसिडिटी वगैरह जैसे आपका दिल का तकलीफ हुआ, डॉक्टर को इमीडिएटली, एटलीस्ट डॉक्टर तो मिल जाता है, किसको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी बताए जो डॉक्टर बताएगा उसी बताए करो। जिसका दिल का बीमारी ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, उनको क्लासिक दिल का बीमारी सिम्टम्स हुआ तो उनको बताऊंगा इमीडिएटली वो एस्पिरिन या सर्बिट्रेट ले सकते हैं। लेकिन जिसका दिल का बीमारी ऑलरेडी है, उनको पता है, फिर भी उसको बताऊंगा कि करने से पहले इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा, फिर गोली लिया करो। अपने को सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। ये गूगल वाले डॉक्टर कितने इंपॉर्टेंट है? आजकल हर आदमी गूगल पे चेक कर लेता है। ये तो सबसे डेंजरस है। उसको गूगल वगैरह देखेंगे तो आपको सब आदमी को सारा बीमारी पता चलेगा, मेरे सारा बीमारी है। तो गूगल में एडवाइस करूंगा कि सबसे डेंजरस है। कैसे पता करें कि ये सही डॉक्टर्स को दिखाएं? एक ये भी सवाल मन में आता है, बिकॉज मल्टीपल लेवल पे डॉक्टर्स हैं और अलग अलग स्टेज है। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में लोग बच जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि फाइनेंस का इश्यू होता है। हाँ जी। सो अगर कोई सीरियस मरीज है तो कैसे तय करें कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना है? ये जो दिल का डॉक्टर का, दिल का बीमार के पास देखेंगे 3 लेवल का डॉक्टर होता है। जनरल प्रैक्टिशनर MBBS डॉक्टर होता है, उसका नेक्स्ट लेवल है MD फिजिशियन है, डॉक्टर है, तीसरा कार्डियोलॉजिस्ट है। ना जिसका ऑलरेडी दिल का बीमारी है, मैं बताऊंगा इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट को सीधा कंसल्ट करो। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिला तो इमीडिएटली MD फिजिशियन आपका जान पहचान उसका कॉन्टैक्ट करो। वो नहीं मिला को GP भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जनरल प्रैक्टिशनर ऑल्सो रेगुलर सी हार्ट पेशेंट, उनको पता है रेगुलर बेसिस एटलीस्ट बेसिक जो हार्ट का इलाज जब अटैक का साथ कुछ होता है कुछ कर सकते हैं। तो 3 लेवल का है। पहले ट्राई करो कार्डियोलॉजिस्ट को, नहीं मिला तो MD फिजिशियन को दिखाओ, नहीं मिला तो GP को फ़ोन करके इमीडिएटली उनका एडवाइस लेके कौन सा हॉस्पिटल में जाओ। जिसका कोई भी बीमार नहीं है, ऐसे तकलीफ हुआ, कोई भी डॉक्टर से बात करके उनसे सलाह करके फिर इलाज कराओ। और आजकल इसीलिए क्योंकि जैसे बताया, मैं आजकल हर हफ्ते में रोज़ मैं देखता हूँ 25-26 साल का लड़का लड़की लोग, स्पेशल लड़के लोग आते हैं जो दिल का बीमारी लेके। तो इसलिए कोई भी उम्र में होगा, मैं बताऊंगा कि दिल का बीमारी का पहले सोचो, एटलीस्ट उसको चेक कर लो। 20 साल पहले नहीं करता था, अभी तो मैं सबको एडवाइस करूंगा, कुछ भी तकलीफ होगा तो एटलीस्ट यू थिंक सस्पेक्ट हार्ट डिजीज, उसको पहले चेक करके उसका इलाज, एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट करके देख लो। सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट किस एज में आते हैं सर? मैं ज़्यादा होता तो पहले 50 एज पे था, बट लेकिन देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन में अभी मोर देन 1/3 आर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, इतना बढ़ गया है। स्कैरी। यस, स्कैरी। दूसरा और एक है बताऊंगा, जो हार्ट का ब्लॉकेज की वजह से, ये सारे ब्लॉकेज में जो है, जैसे होता है ना कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, धीरे धीरे जो 10-20-30% होके 80-90 या 100% होके हार्ट अटैक होता है। लेकिन मोर देन 70% जो हार्ट अटैक होता है आपका जो क्रिटिकल ब्लॉकेज से नहीं होता है, जो 90-100%, वो 70% से कम वाला ब्लॉकेज में हार्ट अटैक होता है। इसलिए क्या होता है ना, जितना कम ब्लॉकेज रहता है वो तो पहले कम उम्र वाले को होता है, तो उसका जो ब्लॉकेज इतना हार्ड नहीं होता है, जिसको हार्ट जो सॉफ्ट प्लाक बोलते हैं, जो हार्ड प्लाक है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है। वो कम उम्र वाले ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स नहीं है, और जो डिपॉजिट बहुत सॉफ्ट है, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में सडनली टूट जाता है। तो इसीलिए बहुत लोग देखा है कि जो टेस्ट किया, सब चेक किया, नॉर्मल है, 2 दिन के बाद हार्ट अटैक आया। तो कोई भी एज में, और इवन आपका सारा टेस्ट नॉर्मल है, हार्ट अटैक आ सकता है, ये ज़्यादातर आप स्ट्रेस लिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस, मतलब सारा लाइफस्टाइल जैसे बताया, सोने का कम है, एक्सरसाइज नहीं किया, आपका लेट नाइट बिंज वाचिंग, स्मोकिंग किया, ये सब किया, कोई भी एज में माइनर ब्लॉकेज से भी हार्ट अटैक आ सकता है। जैसे बताया 70% लोगों का हार्ट अटैक क्रिटिकल ब्लॉकेज से नहीं होता है। तो इसीलिए सबको बताऊंगा लाइफस्टाइल अच्छा रखो, फिर हार्ट अटैक होने की चांस बहुत कम रहेगा। सर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया था कि किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, हाँ, या उसके बाद किसी व्यक्ति की हार्ट सर्जरी हो चुकी है, अब उन्हें बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, हाँ, खून पतले की दवा, BP की, गैस की, कोलेस्ट्रॉल की। क्या सलाह देंगे कि डोज जो है वो कम हो जाए, या कोई योग व्यायाम जिससे जिंदगी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, दवाइयों के वो जो झोला लेकर हम घूमते हैं वो थोड़ा कम हो जाए?
40-50 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि ये दिल का एक ब्लॉकेज शुरू हुआ था, रिवर्सिबल, आपका कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। लेकिन अभी पता चला कि लास्ट 30-40 साल से दिल का बीमार हो गया, कोई पहले बताऊंगा, इवन आपका एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुआ, कोई डरने की बात नहीं है। आप पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया तो आप पूरा मेजरली रिवर्स कर सकते हो। तो सबको बताऊंगा तो पहले सारा चीज़, ये जो रिस्क फैक्टर सबको रिवर्स करो। बाईपास हो गया, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है हो गया, लेकिन स्टिल आप नॉर्मल लाइफ 20-30 साल जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जब तक ये सब चीज़ करोगे। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, डाइट, स्लीपिंग, खाने पीने का परेशान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना है, चेकअप करके, जैसे डॉक्टर से बात करिए क्या लेवल, कितना डोज लेना वो ज़रूरी है। खून पतले का गोली लेना है, ये सब करोगे तो दोबारा होने की चांस कम है, और होगा भी आपका हार्ट अटैक इतना मेजर नहीं होगा। अब मेजॉरिटी आप रिवर्स कर सकते हो। ये हार्ट एज क्या होती है और इसे कैसे रिवर्स करते हैं? ये हार्ट एज मतलब हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं कि 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया। तो आदमी का उम्र 30 साल हो सकता है, लेकिन जो आदमी शरीर का देखभाल नहीं किया, इतना सारे खराब, जैसे बताया ना, बिंज ईटिंग, लेट नाइट, स्मोकिंग, एक्सरसाइज नहीं है, इतना मोटा है, खाना खाया, तो दिल के अंदर इतना डैमेज होता है। वो दिल 30 साल का नहीं है, वो 50-60 साल का दिल हो जाता है। उसका मतलब क्या है, हार्ट एज इसलिए बोलते हैं, मतलब वो आदमी बाहर से लगता है 30 साल, अंदर दिल ऑलरेडी 50 साल हो गया। इंडिया में कितने लोग बचते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन 70 साल हुआ, मैक्सिमम 80 साल। 30 साल का जो आदमी है मैक्सिमम 2 से 20 साल बच सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ट एज। लेकिन एक जिसका हार्ट एज कैलकुलेट करने के सपोज ज़्यादा हुआ, इस डरने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ इट आप लाइफस्टाइल चेंज करके सारा रिवर्स हो जाएगा। आप 30 साल का सपोज जिसका हार्ट एज 50 साल दिखा रहा है, वो सारा चीज़ जैसे बताया, हमने बताया किया, तो 30 साल वापस आ सकता है। ये अच्छा चीज़ है। और अच्छा लाइफ से छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, टीनेज भी बन सकता हो। मैं एक किस्सा दूंगा। मेरा सर्जन एक पेशेंट लेके आया कि सर 92 साल का था। बोला सर उसका ऑपरेशन कर। मैं बोला 92 में क्यों करना है तुमको, मत करो। बोला सर उसको एक बार देख लो ना आप। मैं जब देखा वो 60 साल के ऊपर नहीं दिख रहा। तो वे गांधी आंते गुजरात में ये ट्राइबल बच्चों का देखभाल करते थे। मैं हमको ऑपरेशन किया, आईसीयू में 1.5 दिन के अंदर निकल गए, हॉस्पिटल से 5 दिन के अंदर भागे। बोले नहीं मेरे बच्चे को देखना है। बच्चे मतलब उसका ट्राइबल चिल्ड्रन को। 5 डेज के अंदर ही वेंट होम। सो उसको वही बोलते हैं जो यंग एज। वो 92 का था, लेकिन दिल के अंदर उसका 60 साल से उम्र ज़्यादा नहीं था। तो आदमी ऐसे है जो 40 साल का है, लेकिन हार्ट इज 15 साल का हार्ट है, ये हो सकता है। और 50 साल का आदमी भी 30 साल का हार्ट कर सकता है। नाइस, इंटरेस्टिंग। हार्ट के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है सर? सब भी मिलता है के बाद दूसरे का हार्ट बीमारी होने वाला, मेरे को नहीं होने वाला है। एक तो हमें लगता था कि खाली बुजुर्गों की बीमारी है। हाँ, हमको नहीं होने वाला है। इवन हमारे दोस्त को हो गया तो उसको हुआ है, वो मेरे को नहीं होने वाला है। वो सबसे मिथ है। ओके। हाइपरटेंशन कैसे परेशान करता है? हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। ये हाँ, एक हाई ब्लड प्रेशर आपका देखेंगे अभी। अच्छा, हाई बीपी और लो बीपी, हाँ जी, इनमें किससे ज्यादा हार्ट का खतरा है? हाई बीपी। लो बीपी वालों को लो नहीं? बीपी कुछ नहीं होगा। ओके। हाँ, मेजर लो बीपी इज बिकॉज ब्लड वॉल्यूम कम है, वो बीमारी नहीं है। देयर सर्टेन डिजीज जहाँ पे लो बीपी होता है, अलग चीज़ है। लेकिन हाई बीपी, लो बीपी में हाई बीपी मैक्सिमम होता है ना। ब्लड प्रेशर अगेन हमारा लाइफस्टाइल की वजह से इतना चेंज हो गया। अभी आप देखेंगे 25% हमारा 18 से 70 साल का जो ब्लड प्रेशर है 25%। पहले तो बिल्कुल नहीं था। आप देखोगे तो 40-50 साल पहले किसको नहीं होता था। ये सारे चीज़ लाइफस्टाइल की वजह से, अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, फूड हैबिट, ये चारों चेंज किया तो सारा कम हो जाएगा। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर का आजकल इलाज दवाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, योगा, स्लीप, ये तीनों चीज़ करो, खाने पीने का परहेज रखोगे, वो दवाई से इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर मरीज को बोलते हैं भाई गोली सबसे तुम्हारा कम इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ करो, एक्सरसाइज, योगा, 8 घंटा सोने का, डाइट, ये चारों चीज़ करो। ब्लड प्रेशर का वजन ज़्यादा है तो वजन कम करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। बट जैसे आपने कहा कि हाई बीपी पे हार्ट अटैक खतरा होता है। अब हाँ कई जी, लोग होते हैं जिनका बीपी हाई नहीं होता है। हाँ जी, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करें तो हाई हो जाता है। हाँ जी, बॉस का चेहरा देख लो तो हाई हो जाता है। गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक आ गई, कोई बगल में स्क्रैच मारे तो हाई हो आता है।
तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में जिनका हाई बीपी होता है वो कैसे कंट्रोल करें? एक मजाक से बोलता हूँ कि सही चीज़ है, उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब जो बहुत स्ट्रेस ले लिया, लड़का लड़की के बीच में टूट गया, दिल टूट गया, या फैमिली में कोई बड़ा चीज़ हो गया जिसमें काफ़ी ग्रीफ, काफ़ी उसने स्ट्रेस ले लिया, तो हार्ट डैमेज हो सकता है। उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ओवरनाइट हार्ट पूरा डैमेज हो जाएगा, इतना कि हार्ट पंपिंग 15-20% हो जाता है, आदमी भी गुजर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेस चला जाता है वो वापस आ जाता है। सो स्ट्रेस के साथ हार्ट का बहुत ताल्लुकात है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हो सकता है। तो जो लोग ओवर थिंक करते हैं, हाँ जी। उससे उन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी आती है, परेशान होते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, फिर वो कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि वो ओवर थिंक करना तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। सी टेम्पररी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जब तक आप उसके बाद इमीडिएटली, सपोज बहुत कम टाइम के लिए हुआ आपका, बाकी कोई बीमारी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, इमीडिएटली थोड़ा योगा करके शांत मन को शांत कर लिया तो ठीक हो जाता है। इट्स नॉट ए बिग डील। जिसका हार्ट का बीमारी है, बाकी प्रॉब्लम है, उनके लिए वो डेंजरस है। वो इमीडिएटली जैसे बताया ना, तो सबसे बेस्ट है योगा, नथिंग लाइक योगा। थोड़ा सा बैठ के अपने मन को शांत कर लो, फिर वो कम हो जाएगा। उसके साथ बाकी दवाई वगैरह इलाज करो। जिसका बीमारी नहीं है कुछ, उसको डरने की बात नहीं है। जब तक वो थोड़ा योगा करके शांत कर लिया, ठीक है। जिन लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, हाँ जी, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक्स्ट्रा? हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है तो जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट है, क्योंकि दूसरे आदमी का हार्ट है, तो इसमें क्या था, शरीर का अपना सिस्टम है जिसको रिजेक्ट करता है। इसलिए उनको वो लोग ये जो दवाई लेते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, जो उसको दवाई शरीर का इम्यूनिटी कम कर देता है, उनका इन्फेक्शन होने की चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को सबसे रहना है जो कोई खांसी जुकाम ये सब, कोई भी इन्फेक्शन से बच के रहना है। बाकी उसके साथ जो उनका डॉक्टर लोग जो एडवाइस करेंगे, दवाई लेना है, उसको कभी बंद नहीं करना। तो इसीलिए कोविड के बाद ज्यादातर डेथ हुई थी, जिसका हार्ट क्योंकि ट्रांसप्लांट, उसमें इम्यूनिटी का सारा खेल था। जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोविड होगा तो उसका मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशन गोली ले रहे हैं, उसका उस पॉपुलेशन में उसको हाई रिस्क बोलते हैं। उनका कोविड डेथ रेट ज़्यादा था। कोई भी बीमारी, कोविड की नहीं, आपका भी इन्फ्लुएंजा हुआ था, उनका भी फ्लू हुआ तो उनका भी डेथ रेट ज़्यादा रहेगा नॉर्मल पॉपुलेशन के मुताबिक। तो फिर मैं समराइज करते हुए कर दे रहा हूँ सवाल ये, अगर हमको दिल को एकदम जिंदा रखना हो, जवान रखना हो, कि शरीर में भले झुर्रियाँ आ जाए लेकिन दिल में झुर्रियाँ ना आए, तो क्या करना चाहिए समरी के तौर पर? सेम सबको बताऊंगा, एक्सरसाइज करो, खाने पीने का परहेज रखो, रोज 8 घंटा सोना जरूरी है, 10 बजे सोना। ये 10 बजे सोना मतलब 12-6, 10 से 6 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, 8 से 4 बजे तक। यस, ये बहुत ज़रूरी है। ये चारों चीज़ करोगे तो ठीक रहोगे। और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका इवन आपका अपना शरीर, अपना जो लाइफ ऑल्सो यू कैन एक्सटेंड बाय 10, 20, 30 ईयर्स। दिल का भी एज भी कम कर सकते हो। ये तो आप सबको एडवाइस करूँगा। खाना खाने में कोई टाइम होता है सर? जैसे नींद का तो आपने कह दिया कि 10 बजे सो जाओ, 10 से सुबह 6 बजे तक, या 9 से 5 बजे तक, या 8 बजे से 3 बजे तक, चलो ठीक है वो देखा जाएगा। लेकिन खाने का भी कोई टाइम होता है कि इसके बाद? आप देखिए, 100 साल पहले सारा दुनिया में लोग एक या 2 मील खाते थे। 100 साल हुआ, 150 साल हुआ, जो कि ज़्यादातर खाना से दुनिया भर सबको मिलता है, नहीं तो फैमिली कॉमन था। तो इसीलिए 2 मील बहुत है शरीर के लिए। सो आप डिसाइड करो, इवन यू आर टेकिंग 3 मील्स ऑल्सो, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसी मुताबिक लिया करो। कम उम्र है जो एक्सरसाइज करता है उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। जो 50, 60, 70 साल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसका खाना क्वांटिटी कम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो बैलेंस होना चाहिए, तीनों चीज़ होना चाहिए आपका, जो ऐसे हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ रहना चाहिए, उसका अपना प्रोपोर्शन है। और इंडियन स्पेशली एडवाइस करूँगा, इंडियन हमारा ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसकी वजह से सबका एक एक पेट निकलता है। पेट तो पहले अच्छा था, क्योंकि जिसका पेट अच्छा है मतलब ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ है वो। पेट बड़ा सेट हाँ, था। सेट था। तो आजकल उल्टा हो गया, सेट मतलब वो डॉक्टर पास जाना पड़ता है उसको। तो वो चीज करोगे तो ठीक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है लीड ए बैलेंस हेल्दी लाइफ, ठीक रहेगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना चाहता था। बहुत सारे आप देखेंगे ये सब वो गलत वीडियो सब बहुत वायरल जाता है कि देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो ये सही है, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोई आदमी बिना कोलेस्ट्रॉल जी नहीं सकता है।
सारा शरीर जो बनता है कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन उसके साथ भी जिसका हाई रिस्क फैक्टर है बीमारी वगैरह दिल का बीमारी का, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना खराब है। नॉर्मल आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके लिए कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करेगा तो हार्ट डिजीज ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप देखो वीडियो होता है कि अरे बाबा शरीर के अंदर 85% तो लीवर में बनता है, खाने में सिर्फ 15% जाता है, कुछ भी खाना खा लो फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल आदमी के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका दिल का बीमारी है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनके लिए वो 15% भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और दूसरा हुआ, पहले सबको हम एक ही लेवल बोल देते हैं कि बाबा सपोज खराब कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे रखो चलेगा, लेकिन अभी दिखाया गया कि जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत नीचे करना चाहिए। जिसका बहुत बीमारी, सपोज उसका बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बहुत सारे ब्लॉकेज है, उसको हम बोलते हैं कि खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल 40 से नीचे होना चाहिए, इसको 50 से नीचे होना चाहिए, सबको नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो वीडियो देखते हैं जी कोलेस्ट्रॉल ठीक है, कुछ भी खाना खा लो, एक खा लो, ये कर लो, वो जिसका दिल का बीमारी है, जिसका हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनके लिए काफ़ी डेंजरस है। नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है, लेकिन हाई रिस्क पॉपुलेशन के बहुत डेंजरस है। वो अपना डॉक्टर को सलाह करके वो जैसे समझाएंगे उसी मुताबिक लेना है। वो स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का जो गोली है, स्टार्टिन गोली है, वो शरीर के लिए स्पेशली दिल का बीमारी वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम कोलेस्ट्रॉल हो गया तो बहुत सारे मिथ है कि बाबा आपका डिमेंशिया हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा। अभी तक करोड़ों लोगों को स्टडी करके कहाँ देखा नहीं गया कि बाबा कोलेस्ट्रॉल कम, जो दिल का बीमारी वाले पेशेंट को बात कर रहा हूँ, बाकी लोग का नहीं, दिल का बीमारी वाले पेशेंट को कम कोलेस्ट्रॉल करने से उनका कोई डिमेंशिया या कोई अल्जाइमर नहीं हुआ है। तो ये मैं एडवाइस करूँगा अपना डॉक्टर से इलाज करके, स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के, जितना कार्डियोलॉजिस्ट जो दवाई देना चाहता है उसको लीजिए, और खाने पीने का परहेज रखिए। आपके लिए कोलेस्ट्रॉल कम रहना बहुत ज़रूरी है। जिसका कोई भी बीमारी नहीं है, अलग चीज़ है, वो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लो, फिर भी डॉक्टर सलाह करके अपना इलाज कराओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा, सपोज आप कोई भी बीमार नहीं है लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होगा ना, आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है। जैसे बताया जो 22 साल का लड़का का क्या था, सारा फैमिली में सब लोगों को 25, 30, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि उनका सारे का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं कि 150 से नीचे होना चाहिए, उनका 800, 900, 1000 था। तो इवन आपका कोई भी बीमार नहीं है, फिर भी आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसको लेना नहीं चाहिए। कभी कभार ले लिया नो प्रॉब्लम, रेगुलर लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चली सर? चलता वो मेरा अब, हाँ, कोई भी आप सबको बोलता हो ना, खाली अपना प्रोफेशन को पूरा लाइफ मत करो, उसके साथ भी तो कुछ हॉबी रखो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा एक हॉबी है। तो 1-2 दिन जाता हूँ, एटलीस्ट एवरी 14-15 दिन, 2 हफ्ते के बाद 2 दिन जंगल में जाता हूँ। मेरे लिए मेरा योगा है, सब रिलैक्सेशन होता है उसमें से। बीपी नहीं बढ़ाता सामने टाइगर बैठा हो? बीपी कम हो जाता है जब तक गाड़ी का अंदर सेफ है। गाड़ी का नीचे निकल गया तो बीपी पूरा ऊपर जाएगा, फिर वो तब तक टाइगर के पेट के अंदर चले जाओगे। तो इसलिए गाड़ी से नीचे उतरना नहीं चाहिए। आप देखेंगे आजकल वो देखते हो बहुत सारे वायरल होता है, टाइगर जा रहा है, लोग उसके पीछे जाता है सेल्फी लेने के लिए। वो नहीं समझते कि वो सेल्फी के साथ तो वो मोबाइल के साथ टाइगर के पेट भी जा सकता है। क्यों? इसीलिए गाड़ी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। जब तो गाड़ी के अंदर हो तो टाइगर कुछ नहीं करेगा। ओके, आप एक मंदिर बनवाने वाले थे? हाँ जी, अभी ऑलमोस्ट लैंड फाइनलाइज हो रहा है। 2-3 महीने के अंदर भगवान करे जो जगन्नाथ जी का ये आशीर्वाद हो जाएगा तो लैंड मिल जाएगा और उसको मंदिर बनाएंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे। उसके पीछे क्या थॉट है सर, मुंबई पुणे में एक जगन्नाथपुरी मंदिर बनाने का? एक तो है एक है जैसे कि रिलीजियस थॉट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू हैव ए बैलेंस्ड लाइफ, टू हैव ए पीस ऑफ माइंड, ऑलवेज रिलीजियस थॉट प्रोसेस दिया। तो सिंस मैं हिंदू, मेरे लिए एक टेम्पल बनाना बहुत जरूरी है। स्पेशल जो उड़ीसा से आया हूँ तो एक जगन्नाथ जी का एक टेम्पल बनाना बहुत मेरा इरादा था, उसको बना रहा हूँ। तो होपफुली नेक्स्ट 4-5 महीने के अंदर ज़मीन मिलने के बाद शुरू करेंगे। आपने किन किन पॉलिटिशियन और एक्टर्स के हार्ट ट्रांसप्लांट किए या हार्ट का टेक केयर किया है? बहुत सारे हैं, तो कौन कौन से मतलब नहीं बताएंगे, उनका वो रहता है। अच्छा, वो प्राइवेसी तो इसलिए। ओके, सो
एक वाइल्ड लाइफ के बताऊंगा। अभी मेरा एक ट्रस्ट है, एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट बोलते हैं। तो उसमें इंडिया, स्पेशली इंडिया में जितना नेशनल पार्क है, स्पेशली महाराष्ट्र एंड एमपी में हमारा जो बहुत सारे जो स्टाफ वेलफेयर करते हैं, जितना फॉरेस्ट वर्कर है उनका सब देखभाल करते हैं। उनका जो ट्राइबल चिल्ड्रेन है अराउंड फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्राइबल चिल्ड्रेन है उनका स्कूल का एजुकेशन, उसका लेडीज़ लोगों का उनका थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए सब मेरा ट्रस्ट काम करता है। और जितना फ़ोटो लेता हूँ उसका एग्जीबिशन करता हूँ। अभी एक एग्जीबिशन आ रहा है दिल्ली में 27 सितंबर टू 30 सितंबर, मुंबई में नवंबर में एक है। वो एग्जीबिशन में जो डोनेशन मिलता है उसको सारा उनके लिए खर्चा करते हैं। ब्यूटीफुल। हर इंसान को जो समाज से मिला है उसे वापस लौटाना चाहिए, चाहे जिस उम्र में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। एंड आई होप जो आपकी थीम है कि हर हार्ट बीट मैटर करती है, हाँ जी, उसके जरिए हम लोगों को अपने इस माध्यम से सजग कर सके। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी, इट्स ए प्लेजर ऑलवेज। सबको ऐसे ही बताऊंगा, अपना दिल का देखभाल करो। हर सेकंड में आपका दिल बीटिंग करता है, उसको देखभाल करो तो आपका स्वस्थ दिल का देखभाल करोगे, सारा शरीर ठीक रहेगा और बहुत दिन तक आप अच्छे से स्वस्थ जीवन कर सकते हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।